हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे 4 चैप्टर्स। यस, ये 4 चैप्टर्स एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15 मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, और वो है ऑडिट एंड असेसमेंट, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, लायबिलिटी इन सर्टन केसेस एंड एडवांस रूलिंग्स। इसको हम लोगों ने क्यूएनए के साथ यहाँ पे रैप अप किया है। मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। दैट विल बूस्ट आवर स्पिरिट्स एंड इंक्रीज आवर एंथुजियाज्म माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट एंड लेट्स गो। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं एडवांस रूलिंग्स, जिसको हम लोगों ने पूरा का पूरा रैप अप कर दिया है इन जस्ट 1 पेज। यस दोस्तों, एडवांस रूलिंग जो एक रजिस्टर्ड पर्सन भी ले सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ले सकता है। नाम में ही लिखा है एडवांस रूलिंग्स, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले ही मैं ऑलरेडी एक रूलिंग ले रहा हूं फ्रॉम अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, जिससे कोई भी लिटिगेशन अगर होने वाला है तो वो नहीं होगा। बिकॉज प्रॉपर ऑफिसर अगर क्वेश्चन करेगा कि यार तूने ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों लिया है, तूने ये टाइम ऑफ सप्लाई क्यों लिया है, तेरा ये टैक्स लायबिलिटी क्यों है, तो मैं दिखा दूंगा, देख भाई तेरे माई बाप ने ही बताया है कि भैया इस हिसाब से करना है, तो मैं उन्हीं की गाइडेंस फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, दिस इज स्पेशली मेड ओके टू अट्रैक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि क्या है, कई बार दोस्तों पॉलिसीज चेंज होती रहती है गवर्नमेंट की, तो एफडीआई ओके यहाँ पे अगर बिजनेस कर रहा है तो पहले ही क्या है वो पूछ लेता है, बता दो भाई, क्लैरिटी दे दो हमको कि भैया किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है, क्या टाइम ऑफ सप्लाई है, क्या टैक्स लायबिलिटी एग्जेम्पशन में आता है नहीं आता है, रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है, सब क्वेश्चंस का आंसर मुझे पहले ही बता दो, सो दैट आगे जाके जब मैं आगे बढ़ जाऊँ तब आप क्वेश्चन ना करो कि तूने ये रेट क्यों लिया है ना तूने ये वैल्यू क्यों लिया है। राइट, तो दिस इज टू गिव एब्सोल्यूट क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए यहाँ पे डजेंट मैटर कि आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, कोई भी क्या है इसे अप्लाई कर सकता है। ओके, अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको फीस भरनी पड़ेगी 5000 एज CGST एंड 5000 एज SGST, तो ईच आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आपने एप्लीकेशन कर दी ओके अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी कि AAR के पास, जो बेसिकली 2 मेंबर का एक फोरम होता है। ओके यहाँ पे दो जन, एक CGST का रिप्रेजेंटेटिव और एक SGST का रिप्रेजेंटेटिव होगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, जैसे ही उनको एप्लीकेशन मिलेगी वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे कंसर्न ऑफिसर को। कंसर्न ऑफिसर जो है इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे, इसकी लेजिटिमेसी मापेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो रिपोर्ट दे देंगे AAR को। AAR को भी अगर फॉर एग्जांपल कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए SSC के, तो वो क्या है कंसर्न ऑफिसर को बोलेंगे कि भैया मुझे दे, सो दैट क्या है मैं अकॉर्डिंगली जज कर पाऊँ कि इसका जो इशू है मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। और कोशिश यही करनी है कि AAR जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कंसर्न ऑफिसर से ले रहा है वो तुरंत क्या है रेफर करने के बाद, कंक्लूड करने के बाद वापस वो डॉक्यूमेंट्स दे दे कंसर्न ऑफिसर को। अच्छा, जैसे ही वो क्या है पढ़ लेंगे सब डॉक्यूमेंट्स, उसका केस देख लेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि भैया एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। तो आज अगर एक्सेप्ट कर दिया तो बहुत ज़रूरी है कि 90 दिन के अंदर, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आपको डिसीजन देना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और एक बार अगर आपने डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो फिर याद रखना इट विल हैव अ बाइंडिंग वैल्यू, ओके, नॉट जस्ट ऑन द एप्लीकेंट बट ऑन द कंसर्न्ड ऑफिसर एंड ऑन द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जिसके जुरिस्डिक्शन में वो एप्लीकेंट आता है। ठीक है, एंड इट विल बी बाइंडिंग till the time there is no change in the law or facts on the basis of which the advance ruling is pronounced। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, 90 डेज ही है दोस्तों, याद रखना, कोई एक्सटेंशन नहीं है यहाँ पे। 90 डेज यानी स्ट्रिक्ट 90 डेज। ठीक है, डन। अच्छा, रिजेक्ट भी हो सकता है, यस रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। एप्लीकेशन शैल नॉट बी अलाउड इफ द मैटर इज पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग्स। तो अगर ये मैटर ऑलरेडी चल रहा है अपीलेट अथॉरिटी के पास, ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, तो भैया आप यहाँ पे कोई भी इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, वरना कंफ्यूजन फाइनली यही आएगा कि एडवांस रूलिंग्स ने एक्स बोला है और अपीलेट अथॉरिटी ने वाई बोला है, तो एसएससी बोलेगा मेरा को क्या करने का, मेरा को क्या करने का इन दोनों में से, राइट। या तो फिर उसे एक्सप्लॉइट करेगा, राइट, और जो फेवरेबल होगा उसको ले लेगा और बोलेगा अरे इसने तो ऐसा बोला था ना, अरे उसने तो ऐसा बोला था ना, तो वो कन्फ्यूजन चाहिए ही नहीं था। इसीलिए बोला है भाई अगर ऑलरेडी इट इज सब्जेक्ट टू सम प्रोसीडिंग्स तो भैया मैं ये मैटर हाथ में नहीं लूंगा, क्योंकि कोई और उस पर डिसाइड करने वाला है। ठीक है, परफेक्ट। तो फिर आपका केस डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है, परफेक्ट।
इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बहुत मायने रखता है कि कौन से क्वेश्चंस है जो एक एसएससी पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे पक्का एक क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई है कि नहीं, आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, आई यू लायबल और नॉट लायबल, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस किस में होता है, 5, 12, 18, 28, एग्जेम्प्ट, नील किस में, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है, टाइम ऑफ सप्लाई कब है आपका, आईटीसी कितना लेना है, कितना ब्लॉक होगा, और ओके एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशंस, आपके जो बेसिकली एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस है मेजरली, उसके अंदर आप कवर होते हो के नहीं होते हो। ये सब क्वेश्चंस दोस्तों क्या है आप पूछ सकते हो एडवांस रूलिंग्स के अंदर। पर एक क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछ सकते तो वो है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी दोस्तों आपके स्टेट लेजिस्लेचर में आता है, यानी कि एसजीएसटी एक्ट के अंदर कवर होता है, राइट। हर स्टेट का एक अलग एडवांस रूलिंग्स होता है, समझा। तो स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, सेंटर के नहीं, समझा। जो भी डिसीजन क्या है एसजीएसटी ने लिया है वो डिसीजन क्या है, ओके सिंपल सी बात है, सीजीएसटी में भी डीम अप्लाई हो जाएगा, वो बात तो सही है, राइट। बट ये स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में आता है, यानी कि अगर तो गुजरात का एक अलग एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी होगा, महाराष्ट्र एक अलग होगा। तो आज प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर आ गया, तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि भैया कंफ्यूजन इसके प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात आएगा कि महाराष्ट्र, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ये किसके जूरिसडिक्शन में आएगा, राइट। कौन सी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स में ये चैलेंज हो टॉपिक, राइट। तो ये चीज का कंफ्यूजन ना हो, राइट, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन ही छोड़ दो, वो एडवांस रूलिंग्स में आप नहीं रेस कर सकते, दूसरे सब में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया है कि कौन एडवांस रूलिंग्स कर सकता है, कौन से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, राइट। एक्सेप्ट होगा तो कितने दिन में सुनवाई होगी, रिजेक्शन होगा तो कितने दिन तो क्यों रिजेक्शन होगा, ठीक है, डन। अभी यहाँ पे ये सुनो कि आज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स में मैटर गया था 90 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए, परफेक्ट, यस। अब कितने मेंबर्स थे इसके अंदर, 2 मेंबर्स थे, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, एक ने बोला 12%, एक ने बोला 5%, तो क्या करेंगे, तो फिर आपको ये केस रेफर करना पड़ेगा उसके माई बाप के पास, यानी कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, राइट, यस, अपेलेट, आई एम सो सॉरी, अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के पास, ओके, ट्रिपल AR के पास जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो केस फिर क्या है हैंडल करेंगे। अच्छा, उनको भी क्या है 90 दिन दिया है कि वो भी क्या है बेटा 90 डेज के अंदर इसकी सुनवाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, वहां पे भी सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, तो क्योंकि वहां पे भी क्या है, ओके 2 जन ही बैठते हैं, एक सीजीएसटी का ऑफिसर और एक एसजीएसटी का, तो फिर उस पर्टिकुलर इशू के रिलेशन में एडवांस रूलिंग्स ओके प्रोनाउंस ही नहीं होगा, सिंपल, प्रोनाउंस ही नहीं होगा, ओके दैट्स इट। तो फिर आपको अपने हिसाब से जो स्टैंड लेना है लो, फिर वो लिटिगेशन में जो जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बात हुई विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओके। इसमें माय डियर फ्रेंड्स और 2 मैटर है। एक मैटर इसमें ये था कि एक बार एडवांस रूलिंग्स प्रोनाउंस हो गया, सब्सिक्वेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस एडवांस रूलिंग्स वाज बाय द वे ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो डबल AR में बाय ऑर्डर डिक्लेरेड वर्ड हैव बीन इश्यू। तो पता चला जो भी फैक्ट्स के बेसिस पे ये एडवांस रूलिंग्स आया था वो फैक्ट्स ही गलत है, फ्रॉडुलेंट बेसिस पे, देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जब बेसिस ही आपका गलत है, फ्रॉडुलेंट है, तो फिर उसका डिसीजन भी वैसा ही निकलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में वो एडवांस रूलिंग्स भी वॉइड एब इनिशियो बोला जाएगा कि वो वॉइड है, वो एडवांस रूलिंग्स आया ही नहीं, ऐसा समझो, इट इज़ नॉट वैलिड इन लॉ, परफेक्ट। कब? जब उसका बेसिस है कि उसके जो भी क्या है फैक्ट्स ऑफ द केस है वो फ्रॉडुलेंट है और मिसरिप्रेजेंटेड है, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी जो एडवांस रूलिंग्स प्रोनाउंस करता है, ठीक है, उसमें कोई एरर है एंड दैट एरर इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी फेस ऑफ रिकॉर्ड माने कोई भी देख के बता देगा कि ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्या है कोई एरर नोटिस किया गया है बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी, ओके, मैं बता देता हूँ ये,
डबल ए आर, ये ट्रिपल ए आर, ठीक है। कंसर्न्ड ऑफिसर या फिर क्या है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। तो फिर याद रखना, ओके, रेक्टिफिकेशन कैन बी डन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ये एक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 6 महीने के अंदर आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओके डन। अच्छा, एक लास्ट पार्ट यहाँ पे रह जाता है, एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स इज विद रिस्पेक्ट टू, ओके, ट्रिपल ए आर। ट्रिपल ए आर में याद रखना, ओके, केस 2 बार जाएंगे। पहला केस होगा क्या, कि भैया अगर कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डबल ए आर, तब जाके आएगी बात। दूसरा केस है कि भाई जब मैं खुश नहीं हूं उसके ओपिनियन से, डबल ए आर के ओपिनियन से मैं खुश नहीं हूं, या कंसर्न ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, या फिर एप्लीकेंट खुद, तो फिर वो चैलेंज होगा कहाँ पे, डबल ए आर, ट्रिपल ए आर, राइट। और कितना दिन चाहिए उसके लिए, 30 days, 30 days, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर आप क्या है, इसे चैलेंज कर दो, अपील कर दो ये ट्रिपल ए आर के अंदर। ट्रिपल ए आर अगेन इसका क्या है, 90 दिन के अंदर दे देगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन, ठीक है। बस याद रखना, अगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो कोई एडवांस रूलिंग्स पास नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे खत्म होगा अपना एडवांस रूलिंग्स। फटाफट से पूरा का पूरा एक बार क्या है रिवाइज करवा देता हूँ, आंख बंद करो, सुनो, ठीक है। सबसे पहले तो एडवांस रूलिंग्स कौन कर सकता है अप्लाई, तो रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स, कौन से क्वेश्चन रेज कर सकता है, सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स लायबिलिटी, एग्जेम्पशन, जो भी क्या है नोटिफिकेशंस है वो, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो के नहीं, एंड आईटीसी के रिलेशन में जो सीन है वो। प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे नहीं रेज किया जा सकता, क्योंकि ये स्टेट वाइज क्या है मैनेज किया जाता है। तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया, तो भैया कौन से स्टेट में चैलेंज करेंगे, ये एम्बिगुइटी था, इसके लिए क्वेश्चन को ही बाहर निकाल दिया है। अच्छा, आपको फीस कितना भरना है, 5,000 CGST, 5,000 SGST, ठीक है। अब ये केस आप बेसिकली आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया। अब जो डबल ए आर है उसके हाथ में आता है कि इसे एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट। रिजेक्ट तभी किया जा सकता है जब ये मैटर जो है ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग्स में चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेटली इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, और ओके एक्सेप्ट जब किया जाता है तो विद इन 90 days आपको इसका क्या है डिसीजन दे देना है, कोई एक्सटेंशन इसके अंदर नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो ट्रिपल ए आर के पास जाओ, अगर डिसीजन से खुश नहीं हो तो भी ट्रिपल ए आर के पास जाओ, पर तब उस केस में आपको अपील करना पड़ेगा विद इन 30 days, एक्सटेंशन अगेन 30 days, राइट। और ये 30 days का टाइम लिमिट किसके लिए, वो अग्रीव्ड एसएससी के लिए जो खुश नहीं है डिसीजन के साथ, राइट। राइट, जब केस रेफर होता है ना ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डबल ए आर से ट्रिपल ए आर में, तब वो अग्रीव्ड एसएससी नहीं करता, वो डबल ए आर ही करता है कि मेरे से नहीं हुआ, अभी ट्रिपल ए आर आप संभालो इसको, समझा। इसीलिए वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है डन। अब ट्रिपल ए आर के झोली में जब ये जाएगा तो उसको भी 90 दिन के अंदर डिसीजन लेना है, राइट, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील और रेफरेंस, ठीक है। अगर वहां पे भी 2 जन है तो वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उस मैटर के रिलेशन में एडवांस रूलिंग्स आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर पता चला कि एडवांस रूलिंग्स या फिर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने जो ऑर्डर निकाला है वो ऑर्डर में ही क्या है कोई एरर है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, इट इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, और वो पॉइंट आउट करता है खुद डबल ए आर या ट्रिपल ए आर या कंसर्न ऑफिसर या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है उसे 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई कर देना चाहिए, ठीक है। और जो भी ऑर्डर आता है वो बाइंडिंग होगा एप्लीकेंट पे, कंसर्न ऑफिसर पे, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पे। पर पता चला कि जो एडवांस रूलिंग्स का ऑर्डर आया है उसका बेसिस ही फ्रॉडुलेंट था, मिस रिप्रेजेंटेड था, तो फिर वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा ये पूरा का पूरा एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी का ऑर्डर। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग एडवांस रूलिंग्स। पता नहीं बच्चे क्यों छोड़ के जाते, इतना सिंपल सा है। अच्छा, एक काम करते, छोटा सा इसका क्वेश्चन भी कर लेते तो अपना पूरा एडवांस रूलिंग्स यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। चलो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, Ranjan intends to start selling goods in Delhi. However, he is not able to determine the classification of goods proposed to be supplied by him, as classification of said goods has been contentious and the place of supply from Delhi to buyer in US. ठीक है,
Ranjan's taxpayer has advised to apply for advance rulings. He told Ranjan that advance rulings would bring him certainty and transparency. Ranjan agreed. सबसे पहला मैटर, द टैक्स एडवाइजर आस्क्स रंजन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बिफोर अप्लाइंग. ओके, whether Ranjan needs to get registered? No. Even unregistered people can definitely go ahead and apply for advance rulings. Okay, गलत है उसका टैक्स एडवाइजर. नेक्स्ट, कैन रंजन सीक एडवांस रूलिंग्स फॉर क्लासिफिकेशन? यस, बट प्लेस ऑफ सप्लाई नो. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, advance rulings is apprehensive if Ranjan is apprehensive that if at all advance ruling is permitted to be sought, he has to seek it every year. नहीं भाई, every year नहीं करना है. एक बार आपने अगर क्या है ले लिया है तो वो डिसीजन आपका बाइंडिंग होगा till the time, okay, law does not change on the basis of which the ruling has been pronounced. ठीक है. तो बहुत अच्छा इसका रीजनिंग दिया है, देख लो एक बार. It stipulates that the advance ruling shall be binding unless the law, facts or circumstances supporting the original decision of advance rulings has not changed. Therefore, once the Ranjan has sought the advance rulings with respect to the eligible matter or question, it will be binding till the law exists, as in till the time that the law has not changed. Okay, and the circumstances and facts supporting the original advance ruling remain the same. तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, टैक्स एडवाइजर इज ऑफ द व्यू दैट द ऑर्डर ऑफ एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स इज फाइनल एंड इज नॉट अपीलेबल. किसने बोला भाई? उसका माई बाप बैठा है भाई. ट्रिपल AR क्या है? अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स. यस, एब्सोल्युटली. ठीक है. उसमें वो अपील कर सकता है विद इन 30 डेज. एक्सटेंशन 30 डेज का मिल सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है आपके पास तो. ठीक है. डेफिनेटली इट इज अवेलेबल. ओके, एंड इट इज अपीलेबल टू ट्रिपल AR. ओके. नेक्स्ट क्या है, Sambhav, Ranjan's friend, is a supplier registered in Delhi. He is engaged in supply of goods which Ranjan proposes to supply at the same commercial level that Ranjan proposes to adopt. He intends to apply the classification of goods as decided in the advance rulings order to be obtained by Ranjan to the goods supplied by him in Delhi. Whether Sambhav can do so. देख भाई, ये बाइंडिंग होता है जो एडवांस रूलिंग्स का है ना. फैक्ट्स ऑफ द केस सब सेम है, डजंट मैटर. इट्स ओनली बाइंडिंग टू दैट एप्लीकेंट, उसका कंसर्न ऑफिसर और उसका ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर. सिंपल. ठीक है. फिर कोई और वो चीज़ को रेप्लिकेट भी करना चाहेगा ना, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये एडवांस रूलिंग्स में आपने ये बोला था तो अभी आपने मुझे 18% के बदले 12% क्यों बोला है, या 18% के बदले 28% क्यों बोला है. हाँ, ऐसा केस है. तो बस वही चीज़ है कि भैया द एडवांस रूलिंग्स प्रोनाउंस्ड बाय AAR इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट हु हैज सॉट फॉर इट and its concerned officer and its jurisdictional officer in respect of the applicant. This implies that an advance ruling is not applicable to similarly placed other taxable person. Very well placed. It is only limited to the person who has applied. Okay, और किसी को apply नहीं होगा. Thus, Sambhav will not be able to apply the classification of goods that will be decided in advance rulings order to be obtained by Ranjan. Okay, to the goods supplied by him in Delhi. तो ये चीज़ याद रखना, आप ही पे एप्लीकेबल है, आप ही पे बाइंडिंग है, और किसी पे नहीं, किसी पे भी नहीं. राइट. तो दोस्तों ये एक अच्छा सा क्या है एडवांस रूलिंग्स के रिलेशन में अच्छा एक क्वेश्चन था. तो आई थॉट ये सभी स्पेक्ट्रम को कवर करता है. लेट्स डू इट. तो आई थॉट लेट्स डू इट, तो फिर कर दिया अपन. ठीक है. तो एडवांस रूलिंग्स आपका पूरा हो गया विथ Q&A सॉर्ट. ठीक है. चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं. लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो. ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस. यस माय डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस. ठीक है. चलो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. तो सिंपल सी बात है, एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी. अरे एक है ट्रांसफरर, एक है ट्रांसफरी. तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसने अपना बिजनेस मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया है. ठीक है. तो आज दोस्तों गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है देखो भाई, राइट, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस कमेंस किया था 1420 को. ठीक है. और उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया है बी को 1421 को. ठीक है. परफेक्ट. अब यहाँ पे सीन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि 1420 से लेके 1420 तक जो भी सप्लाईज ए ने की है, जो भी सप्लाईज मिस्टर ए ने की है, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट बोलता है क्या कि उसकी जो भी लायबिलिटी है वो ए और बी
जॉइंटली एंड सेवरली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एंड 1421 के बाद ओके जो बिजनेस मिस्टर बी का हो जाता है उसके बाद जो भी सप्लाई होगी वो सब लायबिलिटी किसके हिस्से में आएगी, मिस्टर बी के हिस्से में आएगी, ठीक है। तो देख लो एक बार क्या लिखा है यहाँ पे, 1420 से लेके 1421 जो भी क्या है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की लायबिलिटी आएगी, शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम ए एंड बी जॉइंटली एंड सेवरली, और इसके बाद 1421 के बाद जो भी आएगी वो ओनली रिकवर की जाएगी फ्रॉम मिस्टर बी, बी और ओनली बी, बिकॉज वही है ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के केस में प्रिंसिपल का स्पेलिंग ये आएगा, ठीक है, यस। प्रिंसिपल और एजेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बीट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स और बीट रिसीविंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, गवर्नमेंट एक ही चीज़ बोलता है कि इसके रिलेशन में जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, इंटरेस्ट पेनल्टी आएगा, वो जॉइंटली एंड सेवरली दोनों प्रिंसिपल एंड एजेंट से रिकवर किया जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज अमालगमेशन। अच्छा फॉर एग्जांपल दोस्तों लेट्स से एक था बी लिमिटेड एक था सी लिमिटेड, और अमालगमेशन के वो बाद बन गया क्या बेटा, बीसी लिमिटेड, क्या बेटा, बीसी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सीन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आज 110 को ये ऑर्डर पास किया गया, ठीक है, एनसीएलटी ने, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड शैल बी अमालगमेटेड इनटू बीसी लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4। तो 1/4 से माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली क्या है, ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4 से माय डियर फ्रेंड्स क्या है बताओ यार, ओके, ये बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड अमालगमेट हो गया इनटू बीसी लिमिटेड, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक असमंजस ये था कि 1/4 से लेके 110 के बीच में ट्रांजैक्शंस हुए, और वो ट्रांजैक्शंस हुए बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एंड आई एम सो सॉरी बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, यस, बी ने कुछ बेचा है सी को और सी ने कुछ बेचा है बी को, राइट, यस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सप्लाई हुआ है उसका टर्नओवर का जो लायबिलिटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी, वो किसके हिस्से में आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला सुनो, जब अमालगमेशन का ऐसा सीन होता है, ठीक है, जहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे होता है, तो गवर्नमेंट ने बोला है ओके जो भी सप्लाईज हुए बिटवीन द डेट ऑफ इफेक्टिव ऑफ ऑर्डर एंड डेट व्हेन द ऑर्डर इज पास्ड, इस बीच में जो भी क्या है ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिटवीन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, राइट, ऐसा ही समझो कि वो उनके हिस्से में आएगा जितना सप्लाई उन्होंने किया। तो आज बी और बी लिमिटेड ने जो सी लिमिटेड को बेचा है, फॉर एग्जांपल 100 लाख का माल बेचा है जिस पे जीएसटी 18 लाख, तो उसका लायबिलिटी बी के सिर पे ही आएगा। लेट्स से सी ने बी को बेचा है 200 लाख का माल जिस पे जीएसटी का लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख का लायबिलिटी है, तो वो किसके सिर पे आएगा, वो सी लिमिटेड के सिर पे ही आएगा जिसने सप्लाई किया है, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज दोनों को क्या है डिस्टिंक्ट पर्सन ही माना जाएगा अप टू द डेट ऑफ सेड ऑर्डर, ठीक है। तो आज यहाँ पे बेसिकली क्या कंफ्यूजन था कि यार आपने तो बोल दिया है कि बी एन सी अमालगमेट हो गया, आपने ये भी बोल दिया है विथ इफेक्ट फ्रॉम क्या 1/4, अरे पर आप समझो कि आज आपने रेट्रो मारा है, आज जब खड़े हो तब आपने रेट्रो मारा है पीछे जाके, पर ऑलरेडी क्या है ट्रांजैक्शन हो चुके हैं फ्रॉम 1/4 टू 110, उसके बीच में 1/5 को 1/6 को 1/7 को ऑलरेडी बी ने कुछ सप्लाई किया था सी को, सी ने किया था बी को, क्योंकि तब तो उनको ऐसा ही था ना कि हम लोग डिफरेंट एंटिटीज है, राइट, आगे पता तो नहीं था कि ऐसा रेट्रो मारेगा ये बंदा, ठीक है। तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया बी तूने जितना भी माल बेचा है सी को उसकी लायबिलिटी तेरी, सी तूने जो भी माल बेचा है बी को उसकी लायबिलिटी तेरी, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 88 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की। सबसे पहले जैसे ही क्या है कोई भी कंपनी का होता है दिवालिया, यस इस दिवाली उसका हुआ है दिवाला, तो सबसे पहले उसे लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट करता है उसको विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट कमिश्नर को क्या है इंटीमेट कर देना है ना कि मैं हूं मिस्टर के और मैं इस कंपनी का हूं लिक्विडेटर, ओके। और ये क्यों इंटीमेट किया जाता है, सो दैट कमिश्नर ओके पूरा एक हिसाब किताब बनाए कि भाई सुन लिक्विडेटर, ये जो कंपनी है ना तेरा एक्स लिमिटेड, उसका टैक्स इतना है, इंटरेस्ट इतना है, पेनल्टी इतना है,
ओके, इतना पैसा बचा के रखना मेरे लिए, समझा ना? हाँ, जब तू लिक्विडेशन कर रहा है मेरे को भी देके जाना। तो लिक्विडेटर बोलता डन। ओके, और ये सब हिसाब किताब कमिश्नर को देना पड़ेगा, लिक्विडेटर को, विद इन ओके 3 मंथ्स। कितना बेटा? 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द इंटीमेशन। तो जैसे इंटीमेशन मिलता है उसके 3 महीने के अंदर मुझे हिसाब देना। तो पहले लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, उसके 30 डेज के अंदर वो कमिश्नर को बताएगा कि मैं लिक्विडेटर हूँ। कमिश्नर को जैसे ही लिक्विडेटर से इंटीमेशन मिलता है उसके विद इन 3 मंथ्स, कितना बेटा? 3 मंथ्स उसको क्या करना है? बोलना है कि भाई इतना हिसाब किताब है, भाई सुन ले, इतना पैसा बचा के रखना मेरे लिए, समझा ना? यस। और एक चीज़ क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं बात कर रहा हूँ क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, अगर पैसा कंपनी से रिकवर नहीं किया जा सकता तो उसके डायरेक्टर को पकड़ेंगे, ठीक है? उससे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वसूल करेंगे, माँ कसम छोड़ेंगे नहीं, और वो भी जॉइंटली एंड सेवरली। तो अगर 10 डायरेक्टर है, 10 से वसूल करेंगे, ठीक है? बिकॉज पैसा वही लोग खा गए होंगे। इज दैट वेरी क्लियर? यस, अनलेस वो लोग ये प्रूव कर दे कि भैया कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस या मिसफिजेंस हमारे एंड पे नहीं हुआ है, ठीक है? डन। नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में दोस्तों वही चीज़ बात बोली गई है, ओके, दैट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, कि अगर कोई भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट्स से एक्स लिमिटेड, एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बाकी था और उसके एसेट से वसूला नहीं जा सकता है, तो फिकर नॉट, उसके डायरेक्टर पे वार करो, वहां से रिकवर करो जॉइंटली एंड सेवरली, एज सिंपल एज दैट। बट इंश्योर करो वो आप रिकवर कर लो बिफोर दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड। बिकॉज एक बार वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो गया, उसके बाद वो जो डायरेक्टर्स है वो भी पब्लिक लिमिटेड के डायरेक्टर्स हो जाएंगे। तो फिर वो जो पैसा भी आप जो रिकवर कर सकते थे फ्रॉम द डायरेक्टर्स, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के पास पैसा आपको नहीं मिला, उसके एसेट्स कम पड़ गए, तो डायरेक्टर्स के पास ले सकते थे, वो डायरेक्टर्स के पास अब तब तक ही ले सकते हो जब तक वो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं होता। एक बार वो पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया, फिर भूल जाना, आप वो डायरेक्टर से एक फूटी कौड़ी नहीं रिकवर कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? यस। तो ये चीज़ क्या है, बाकायदा याद रखना, ठीक है? परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी आ सकता है दोस्तों। ओके, आप समझो ये पार्ट्स जो है ना, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट? एक एमसीक्यू इस पे जैसे बन सकता है क्या, कि कितने दिन के अंदर ये लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, और कितने कितने दिन के अंदर लिक्विडेटर जब अपॉइंट हो जाता है तो वो इंटीमेट करेगा कमिश्नर को। यहाँ पे कितने दिन के अंदर मुझे हिसाब किताब देना है कमिश्नर को, टू द लिक्विडेटर कितना पैसा बचा के रखो। प्राइवेट लिमिटेड में ये पब्लिक लिमिटेड वाला सीन आ सकता है कि भैया इसके पहले क्या है, पैसा कलेक्ट कर लो, बाद में नहीं मिलेगा, राइट? वैसे तो वो सब समझा करो ये सब चीज़, यहाँ पे स्कोप है पूछने जैसा। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा बोला है, देख भाई तेरा पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप रिटायर हो रहा है, तो आज लेट्स से 1/4/20 को पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म, बहुत ज़रूरी है, ओके, दैट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, या तो पार्टनरशिप फॉर्म खुद या तो वो पार्टनर, उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है? उसे इंटीमेट करना पड़ेगा बेटा कमिश्नर को कि भाई सुन, मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो चुका हूं। क्योंकि अगर वो कर देता है तो क्या हो, जिस दिन उसने रिटायरमेंट ली है यानी 1/4/2020, तब तक उसकी लायबिलिटी सीमित हो जाएगी, ओके, खत्म। जिस दिन वो रिटायर हुआ तब तक का जो भी क्या है सप्लाईज हुआ है, वो पार्टनरशिप फॉर्म ने किया है, उस पर वो लायबल होगा, उसके आगे नहीं। बट अगर वो भूल जाता है विद इन 1 मंथ करने से, या वो पार्टनरशिप फॉर्म भूल जाती है, तो फिर जब वो फाइनली इंटीमेट करता है, लेट्स से वो इंटीमेट करता है कभी, लेट्स से वो इंटीमेट करता है 1/4/21 को, तो माँ कसम 1/4/21 तक वो रिटायर यहाँ पे हुआ, याद रखना 20 में हुआ है, पर यहाँ तक उसकी लायबिलिटी क्या है, एक्सटेंड हो जाएगी, जब फाइनली उसने क्या है इंटीमेट किया है, समझा? तो विद इन 1 मंथ किया तो अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट आपका लायबिलिटी लिमिट हो जाएगा। बट आफ्टर 1 मंथ किया तो इट शैल एक्सटेंड टिल द टाइम यू हैव इंटीमेटेड टू सच कमिश्नर। तो आप ही जानो आपको क्या करना है, प्लीज, ठीक है? इस पे भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज
कि भैया आज माइनर एंड गार्डियन के केस में क्या है। तो आज होता क्या है कि भाई बिजनेस जो है, ओके फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि जेठालाल और दयाबेन गुजर गए, राइट, और अभी कौन है, टप्पू, ठीक है। टप्पू कौन है, माइनर, और अपने पिताजी जो है, अपने बापू जो है, ओके, टप्पू के दादा, ठीक है, वो है उसके गार्डियन। तो आप समझो यहाँ पे सीन क्या है, सीन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ओनर अभी टप्पू है, पर जब तक टप्पू माइनर है, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसके रिलेशन में, ओके, जो भी क्या है टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी है वो कौन चुकाएगा, गार्डियन। तो गार्डियन अपने जेब से नहीं चुकाएगा, ये गार्डियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बापूजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी बिजनेस हो रहा है, ओके, तो बिजनेस हो रहा है यानी कि माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसा टैक्स के साथ आ रहा है ना, जीएसटी के साथ आ रहा है, तो कस्टमर का ही जेब कटेगा भाई। तो उसका सब कंप्लायंस बापूजी को करना है, ठीक है। हाँ, हाँ, और अगर कुछ गलत होता है तो फिर बापूजी का ही गला पकड़ा जाएगा, उनसे ही पैसा वसूला जाए, टप्पू से नहीं वसूला जाए, ठीक है। तो बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द गार्डियन ट्रस्टी एजेंट ऑफ द माइनर, ओके, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम सच गार्डियन ओनली, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ, पर जिस दिन माइनर मेजर हो जाता है, ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, पैसा अभी गार्डियन से नहीं, किससे रिकवर किया जाएगा, उस मेजर से ही, समझा, यस, ठीक है। तो जब तक माइनर है गार्डियन, पर जब क्या है माइनर बन जाता है मेजर, मेजर, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ऑफिशियल ट्रस्टी। आज वेर एनी एस्टेट इज अंडर कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स ऑफ वार्ड एडमिन, ओके, एडमिन जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी या फिर मैनेजर, तो फिर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ओके, कोर्ट ऑफ वार्ड्स एडमिनिस्ट्रेटर से ही कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है, राइट, कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुकेश भाई और अनिल भाई ये झगड़ा कर रहे थे कि धीरू भाई अंबानी का ये प्रॉपर्टी मेरा है, इतना प्रॉपर्टी मेरा है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझो धीरू भाई अंबानी की एक लैंड है, राइट, और वो लैंड पे क्या है, सिंपल सी बात है, वो लैंड आपने भाड़े पे दी है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ओके, अदानी को, और उस पर रेंट आ रहा है, ओके, साल का 100 करोड़, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जीएसटी इस पे है 12%, 12 करोड़। तो आज क्या होगा पता है, आज कोर्ट ही क्या करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा और बोलेगा ये लैंड का एडमिनिस्ट्रेटर तू है, ओके, उस पर जो भी जीएसटी लाइबिलिटी आता है, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह, वो तू ही क्या है पे करवाए। तो उसको अपने जेब से नहीं करना रहे, सिंपल, वो क्या है कलेक्ट करेगा, पे करवा देगा, सिंपल। अच्छा कोई इंटरेस्ट है तो उसी में से क्या है वो पैसा जाएगा, उसको बस क्या देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, पर्सन हु इज अ डिसीज्ड पर्सन, ये भी आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे इतना ही बोला है, देखो भाई आज फॉर एग्जाम्पल अगर जेठालाल और टप्पू है तो जेठालाल की डेथ हो जाती है, ओके, अब टप्पू ये डिसाइड करता है कि यार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करो, रे क्या है टीवी एसी बेचते वक्त, अरे मैं तो एआई वीआई के ज़माने का हूँ, मैं ये सब नहीं करता। तो वो बोलता है बंद करो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो भी पैसा मैं अपने एआई के बिजनेस पे लगाऊँ, ठीक है। तो भैया उस केस में लेट्स से जो लायबिलिटी है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की विद रिस्पेक्ट टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वो 10 लाख थी, और एसेट्स फॉर एग्जाम्पल आए हैं 5 लाख पे, तो खत्म, 5 लाख में सब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा बस। टप्पू को अपने जेब से पर्सनली कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, जितना उसको एस्टेट में मिला है उतना अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, ओके। बट लेट्स से टप्पू डिसाइड करता है नहीं मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को नेक्स्ट क्रोमा बनाना है, नेक्स्ट विजय सेल्स बनाना है, तो फिर वो सोचता है कि मैं आगे बिजनेस लेके जाऊंगा, तो फिर सिंपल सी बात है उस केस में जितनी लायबिलिटी वो बिजनेस की है वो लायबिलिटी अभी टप्पू के गले में आ जाएगी, फिर डजेंट मैटर कि उसको एस्टेट में कितना मिला है। तो लायबिलिटी है 20 लाख का, एस्टेट में मिला है 10 लाख की, तो तेल लगाने का है उसको 20 लाख ही चुकाना है, ठीक है। देख लो सबसे पहला है कि
tax interest penalty of deceased person shall be recovered fully from such legal representative if he decides to continue the business fully, ठीक है. बट इफ ही डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस तो उतना ही ले पाओगे जितना क्या है, ओके, एक्सटेंट ऑफ एस्टेट इज केपेबल टू मीट, दैट्स इट. उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, ठीक है, डन, दैट्स इट. और एक छोटा सा देख लो लास्ट वाला पार्ट क्या है. ओके, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ओनली दोज पार्टनर्स दैट आर इन द फर्म एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस shall jointly and severally pay tax interest penalty due from the firm. ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक अवे. रुक जाओ, मैं एक एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल, ओके, देयर आर 4 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म A, B, C and D. D decides to retire on 1/4/25. यार मैं निकल जाता हूं भाई, ठीक है. फिर A, B, C डिसाइड टू कंटिन्यू के बने रहेंगे, ठीक है. पर फिर क्या है, वो लोग नहीं समझ पाए डी की फोरसाइट और इसीलिए 1/4/26 को उनको इवेंचुअली अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करना पड़ा और पार्टनरशिप फर्म आगे नहीं बढ़ा. तो अब थॉट ये आता है कि एज ऑन 1/4/26 हु आर द पार्टनर्स A, B एंड C. तो लेट्स से जो टैक्स लायबिलिटी है, ओके, वो है 18 लाख जो है पेंडिंग है, इंटरेस्ट है कुछ और पेनल्टी है कुछ, ठीक है, एज ऑन दिस डेट. तो भाई ये सिर्फ इन तीनों से ही वसूला जाएगा, एज सिंपल एज दैट. डी से वसूला नहीं जाएगा बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस जितने पार्टनर्स है उन्हीं से वसूला जाएगा. एंड नॉट हु ऑलरेडी क्विट 2 years बैक, 3 years बैक, 1 year बैक, वट एवर, इवन 6 months बैक, डजेंट मैटर, ठीक है, दैट्स इट. तो ये बहुत जरूरी है जानना. ओके, डन. ओके, बस यही बोलना था माय डियर फ्रेंड्स. यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आपको क्या है इम्पॉर्टेंट मार्क करना, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा डिसीज्ड पर्सन वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करो, छोड़ के मत जाना. पार्टनरशिप फॉर्म वाला आ सकता है डेफिनेटली, अमालगमेशन वाला आ सकता है, लिक्विडेशन का ये 30 days एंड क्या है 3 months वाला टाइम लिमिट याद रखना. एंड दैट्स इट. प्राइवेट कंपनी का बस इतना ध्यान रखना, ये पब्लिक के पहले क्या है आप ले सकते हो डायरेक्टर से, उसके बाद आप नहीं ले सकते. बस आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्या है आपको याद रखने चाहिए. ओके, एंड इसमें से क्या है क्वेश्चंस मेजरली आते हैं विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ठीक है. दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. ये था ये चैप्टर एंड इसमें जनरली थियरी क्वेश्चंस ही आते हैं. तो अगर कोई केस स्टडी बेस आया तो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया वहाँ से ही आएगा. तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. आपको बस पता होना चाहिए कि भैया कब से लेके कब तक कौन टैक्स पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, पेनल्टी पे करेगा. दैट्स इट. तो वी आर डन विद दिस चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, अगेन इन जस्ट 1 page. और आप इसको छोड़ के जाते थे, इसको छोड़ के जाते थे, क्या शर्म आती है तेरे को? हाँ, नॉनसेंस. एक पेज का चैप्टर छोड़ के जाता और वो 5 मार्क दे के आता है इंस्टीट्यूट को. हाँ, इतना दानवीर कर्ण बनने की जरूरत नहीं है बेटा. थोड़ा मार्क्स अपने लिए भी रख, समझा ना, तेरे को ही काम लगेगा. बिकॉज वो 5 मार्क जब होता है ना 35 तब चुपता है, 45 तब चुपता है, 55 तब चुपता है, 195 तब चुपता है. अब 150 हो गया तो 145, यस, तब क्लोज, वो क्लोज होता है वो भाई. उसके कारण वो और 5-6 महीना डिले, जब बहुत गुस्सा आता है बेटा. इसीलिए प्लीज कोशिश कर कि कुछ भी ओमिट ना करके जाए, एटलीस्ट इन IDT, so that you can supremely score here, so that then you can take a back seat in DT or for that matter in IBS. ठीक है, that's it. एक पेपर में तो एग्जामिशन लाना ही पड़ेगा, तब जाके बेटा कोई भी ग्रुप क्लियर होगा. चलो डन. ओके दोस्तों, बात हम करते हैं अभी ऑडिट एंड असेसमेंट की. यस माय डियर फ्रेंड्स. ओके, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है. सबसे पहला इसको एक जनरल ऑडिट, एक स्पेशल ऑडिट है. जनरल ऑडिट को वैसे जनरल ऑडिट बोलते नहीं है, बस अपन क्या लेमैन लैंग्वेज में बोल देते, पर बेसिकली दिस इज एन ऑडिट डन बाय टैक्स अथॉरिटीज. टैक्स अथॉरिटीज करती है ये. ओके, तो अब सीन ये है कि कौन कंडक्ट करेगा. सबसे पहला तो या तो कमिश्नर या तो फिर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, आइदर बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है. अच्छा, कौन सी जगह को ऑडिट किया जाएगा? तो ऑब्वियसली प्लेस ऑफ बिजनेस.
या तो एक फाइनेंशियल ईयर या तो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑडिट किए जा सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, ऐसा नहीं है ये इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर की तरह है कि सीधा सरप्राइज ही दे दिया आपको और सीधा दरवाजा ही तोड़ दिया दया ने, नहीं भाई। आपको बकायदा जब वो ऑडिट करने आएंगे उसके 15 दिन पहले ही नोटिस दे देंगे कि हम आ रहे हैं, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी रखना, सो दैट हम आपको कुछ पूछे तो आपके पास हो वो देने के लिए, राइट। वरना क्या मतलब है हमारे आने का। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना कि भाई एटलीस्ट 15 डेज प्रायर नोटिस शुड बी गिवन, ठीक है। अच्छा, याद रखना इसका ऑडिट जो है, ओके, बहुत ज़रूरी है कि ख़त्म हो जाना चाहिए विद इन 6 months, नॉट एक्सीडिंग विद इन 3 months, नॉट एक्सीडिंग 6 months, यानी 3+6 का है सीन। अब इसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि कमेंस कब होगा ऑडिट, क्योंकि ये 3 महीना कहाँ से गिनना है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है बहुत बार कि व्हाट इज़ द कमेंसमेंट डेट ऑफ ऑडिट। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई सुन, जिस दिन जिस दिन एक्चुअली ऑडिट शुरू होगा एट योर प्लेस ऑफ बिजनेस वो दिन, या फिर जिस दिन तूने ऑडिट के रिकॉर्ड्स हमको अवेलेबल करवा दिए वो दिन, विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो द डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट हैव बीन मेड अवेलेबल टू अस और the actual institution of audit at the place of business of the auditee, whichever is late, right। तो आज फॉर एग्जांपल ये है 1/10 को, ये है 1/11 को, तो भैया 1/11 से गिनो 3 महीना, समझा, यस, प्लस 6 महीना वैसा। तो इतना टाइम में अंदर प्लीज ऑडिट कर देना। और ऑडिट क्या करोगे आप, क्या करोगे आप ऑडिट, आप यही ऑडिट करोगे ना कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं कि नहीं, रिटर्न फर्निश हुए हैं कि नहीं, अगर कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन आपको अवेलेबल है तो वो लिया है कि नहीं, आईटीसी जो है वो प्रॉपरली लिया है या एक्सेस में लिया है, रीफंड क्लेम किया है या नहीं, ये सब चीज़ें देखोगे। और क्या देखोगे आप, बराबर से रेट ऑफ टैक्स लगाया है कि नहीं, वैल्यू बराबर से असाइन किया है कि नहीं, वही सब देखोगे। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए, 3 महीना बहुत है भाई। और उसके बाद भी क्या है, कमिश्नर की परमिशन से मैक्सिमम 6 महीने का एक्सटेंशन है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर फाइनली जो भी फाइंडिंग्स आपका आता है, ठीक है, ऑन द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, प्रॉपर ऑफिसर वो इन्फॉर्म कर देगा विद इन 30 days टू द ऑडिटिंग टैक्स पेयर बेसिकली कि ये फाइंडिंग्स हुई और हमको लगा है कि भैया तूने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, ओके, और इसके कारण भैया हम आपको क्या है 73-74 का नोटिस भेजने वाले हैं, शो कॉज, क्योंकि हमको लगता है देर इज शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, देर इज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, या देर इज एरनेस रिफंड, या देर इज आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इसीलिए 73-74 इन्वोक करना पड़ेगा, तेरे से टैक्स डिमांड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है या तो सीधा थियरी पूछ लिया कि बताओ भाई, ओके, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट, या फिर जनरली क्या एमसीक्यू में पूछ लिया कि कमेंसमेंट डेट क्या है इसका, या फिर कितने टाइम के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए, या फिर कौन सा अथॉरिटी ऑडिट का ऑर्डर देगा, तो कमिश्नर। तो ये 3-4 चीज़ें उसको याद रखना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग स्पेशल ऑडिट पे। स्पेशल ऑडिट में माय डियर फ्रेंड्स जब भी असिस्टेंट कमिश्नर है, ओके, जब वो कोई स्क्रूटी कर रहा था, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे लग रहा है कि यार दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, या यहाँ तो लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है बिकॉज वो दाल मखनी है, ओके, इशारा किस बात की तरफ है कि यार इसने या तो एक्सेस आईटीसी ले लिया है, या तो इसने वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर नहीं किया, काफ़ी अंडर वैल्यू करके क्या है इसने टैक्स लगाया है। तो बहुत बड़ा झोल झपाटा लग रहा है, देर इज ओके द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस इज टू मच फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बट आई कैन ईजिली डिटरमाइन कि या तो उसने आईटीसी ज़्यादा लिया या तो उसने वैल्यू सही से डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज इस हिसाब का वैल्यू आ ही नहीं सकता, इट हैज़ टू बी डेफिनेटली मोर देन दिस। पर मैं वो एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर अप्रूवल लेगा कमिश्नर का और बोलेगा देखो भाई इसमें अपने को एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, और एक्सपर्ट एक ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसका छोटा भाई सीएम है। आर यू गेटिंग इट? यस, इन दोनों में से कोई भी चलेगा, उसकी मदद लो
एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स क्या है, ओके परफेक्ट, ठीक है, काम पे लगाओ, स्पेशल ऑडिट कराओ ये टैक्स पेयर का, क्योंकि हमको तह तक जाना है, जानना पड़ेगा कि भैया क्या इशू है। इसको खर्चा कौन देगा, CA-CMA को कमिश्नर, उसका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, कमिश्नर। कितने दिन के अंदर ऑडिट खत्म करना, 90 डेज। यहाँ पे वहां पे 3 मंथ्स था, यहाँ पे 90 डेज है। देखो नॉमेनक्लेचर फर्क कितना है, समझा, एक्सटेंशन अगेन 90 डेज, ठीक है, यस। और इसमें भी दोस्तों अगर क्या है, कंक्लूजन होता है कि यस देर इज एक्चुअली डिटेक्शन ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, ITC, रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, या फिर एरिनेस रिफंड, तो भैया यहाँ पे भी एक्शन लेना पड़ेगा 73-74 के तहत, ठीक है। मेजरली यहाँ पे एक चीज याद रखना, ओके, पहले तो पीरियड याद रखना कितने टाइम में खत्म करना है, दूसरा ये याद रखना कि कमिश्नर ही अपॉइंट करेगा, ओके, CA-CMA को, और उसका खर्चा भी वही उठाएगा। और मेजरली यहाँ पे दिक्कत असिस्टेंट कमिश्नर को आ रही है, और उसने फिर अप्रूवल लिया कमिश्नर का कि भाई करवाते हैं ये ऑडिट, ठीक है। दैट्स स्पेशल ऑडिट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। अगेन इसका भी थियरी ही पूछा जाता है, नथिंग मोर मेजर एज सच, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टली वी विल हेड टुवर्ड्स असेसमेंट, ठीक है। तो असेसमेंट में माय डियर फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखेंगे तो एक आता है सेल्फ असेसमेंट, एक आता है प्रोविजनल असेसमेंट, एक आता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, और एक आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसके अंदर दो आते हैं, पहले तो अनरजिस्टर्ड पर्सन और दूसरा है नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स इज समरी रिटर्न, समरी असेसमेंट, आई एम सो सॉरी, समझा, यस, दैट्स इट। तो ये 1 2 3 4 5, ओके, 5 इश्यूज को एड्रेस करना। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट ले लेते हैं, चलिए, ओके। तो सेल्फ असेसमेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल है। आप खुद एज एन टैक्स पेयर अपना दिमाग लगा के, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाते हो आप, CA का ही हेल्प लेते हो पीछे से, और वो आपको बता देगा भैया इतना आउटवर्ड सप्लाई दिखाओ, इतना ITC दिखाओ, इतना आउटपुट टैक्स, इतना ITC, इतना सप्लाई एग्जेम्प्ट, इतना नॉन टैक्सेबल, सिंपल रिटर्न फाइल करो और 3B में टैक्स पे करो, तथास्तु, ठीक है। वो है अपना सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट है इसीलिए CA की दुकान चल रही है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन को कुछ नहीं आता है, वो CA की ही मदद लेता है, दैट्स इट, ठीक है, डन। अब दोस्तों बात आती है प्रोविजनल असेसमेंट पे। तो आज अगर ऐसा हुआ ये टैक्स पेयर बोल रहा है मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है यार, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन जो पता जो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, यस, ये हालत है अपनी। तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या वैल्यू है ना, मुझे नहीं पता इसका रेट क्या है, राइट। तो अगर आपको वैल्यू या फिर रेट, वैल्यू या फिर रेट दोनों में से कंफ्यूजन है कि क्या लूं, and obviously अगर one of the element you are confused, you have not decided, तो obviously tax liability determine नहीं हो पाएगा, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, एज सिंपल इज दैट, करेक्ट, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट चाहेगा ऐसा नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है तू टेंशन क्या ले रहा है, तू मेरी हेल्प लेना, अरे तू मेरी हेल्प लेना भाई, मैं हूं ना तेरे लिए। तू एक काम कर, तू ऑप्ट कर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, ओके। तो मेक अ रिक्वेस्ट टू PO टू पे टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, सिंपल। तो PO क्या करेगा, ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन विद इन 90 डेज तेरे को प्रोविजनली असेस करके दे देगा कि ये ले वैल्यू, इसमें कंफ्यूजन था ना, ये है तेरा वैल्यू, ये ले रेट, इसमें कंफ्यूजन था ना, इस हिसाब से पे कर दे, सिंपल। तो जो उन्होंने बोला है उस हिसाब से चुपचाप क्या है पे कर दे, बस इंश्योर करना, ओके, इंश्योर करना कि जब भी तू अप्लाई करे, ओके, फॉर पेइंग टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, बिकॉज कंफ्यूजन है वैल्यू और रेट का, ठीक है, यू विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एंड अ सिक्योरिटी, यस। तो सर क्या अमाउंट होगा उसका, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल तेरा जो बॉन्ड है, ओके, वो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 10 lakhs, ठीक है,
अब रेट में कंफ्यूजन है कि 28% ले या 18%, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है, लेट्स से प्रोविजनली असेस हुआ है 18 पे, तो फाइनल असेसमेंट मैक्स कितने पे आ सकता है, 28 पे, दैट्स इट, वही पॉसिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 10 लाख का, ओके, ये तो डिफरेंस ले ले, 28 माइनस 18 यानी कि 10%, यानी कि 1 लाख, 1 लाख का क्या है, बॉन्ड होगा, प्रॉमिस होगा, राइट, कि कल उठ के अगर हायर लायबिलिटी पे फाइनल असेसमेंट होता है तो यू आर रेडी टू पे दिस, राइट। और उसका तू सिक्योरिटी दे अप टू 25%, यानी 25,000 तक का बैंक गारंटी दे दे मेरे को, कि इतना तो बैंक अश्योर करता ही है कि तू नहीं करेगा तो बैंक पे करेगा, सिंपल, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ है, और ये तुझे तब देना है जब तू क्या है, प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। 90 डेज के अंदर क्या है, तेरे को जवाब आ जाएगा कि ये रेट है और ये वैल्यू है, जो भी तूने डाउट रेज किया है, ठीक है, परफेक्ट। अब बारी आती है एफ ए ऑर्डर की। तो एफ ए ऑर्डर कितने टाइम के अंदर पास होगा, तो सिंपल हो, पी ए ऑर्डर आपका पास होगा, ओके, उसके 6 मंथ्स के अंदर, तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ पी ए ऑर्डर। एक्सटेंशन है यस 6 मंथ्स का, और एक एक्सटेंशन है यस 4 ईयर्स का। अच्छा, 6 मंथ्स वाला एक्सटेंशन कौन देगा, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और वो 4 ईयर्स वाला कौन देगा, कमिश्नर, समझा, यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये चीज़ क्या है, बाकायदा याद रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी था ये, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, पी ए ऑर्डर 90 डेज, वहाँ से एफ ए ऑर्डर कितने महीने के अंदर, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 4 ईयर्स, ओके। ये कमिश्नर और ये एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, ठीक है, डन। अच्छा, एफ ए ऑर्डर आ जाता है तो दोस्तों उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एफ ए ऑर्डर इज ग्रेटर देन पी ऑर्डर, या एफ ए ऑर्डर इज लेस देन पी ऑर्डर। तो एफ ए ऑर्डर इज ग्रेटर देन पी ऑर्डर, तो ऑब्वियसली देर इज डिफरेंशियल टैक्स पेमेंट दैट यू नीड टू डू अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, सिंपल, ठीक है। तो आज इंटरेस्ट कितने पे होगा, 18% पर एनम के हिसाब से कब तक, तो भैया डेट व्हेन डिफरेंशियल अमाउंट वाज ड्यू ओरिजिनली, ओके, अप टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, इतने डिलेड नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, तो फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, 1/4 को आपने सप्लाई किया गुड्स 10 लाख का, 2/4 को पी ऑर्डर के लिए आपने अप्लाई किया है, पी असेसमेंट, 10 को आपको पी ऑर्डर मिल गया कि भैया टैक्स पे करना 18% के हिसाब से, 20/5 को आपने पे भी कर दिया, ठीक है, 10 लाख इंटू 18%, 110 को एफ ए ऑर्डर आया और वो असेस हुआ है 28% पे, 20/10 को आपने पे कर दिया है डिफरेंशियल अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली 1 लाख जो है आपका 10 लाख का जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो, ठीक है, डन। उस पर 18% इंटरेस्ट, अभी डिले डेज कैलकुलेट करना है, तो डिले यहां से होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां से। आपने गुना कब किया था, आपने गुना किया था अप्रैल के महीने में, तो उसका टैक्स कब पे करना है आपको, 20 मई, तो आपका मीटर 21 मई से शुरू हो जाएगा, कि 21 मई से तुझे एक्चुअली 18% नहीं 28% पे ही पे करना था तुझे, समझा, तुझे 20 मई को 18% के हिसाब से नहीं 28% के हिसाब से ही पे करना चाहिए था, पगले, तूने किया नहीं। तो अब 21 मई से तू क्या है, इंटरेस्ट भर। तो मैं यहाँ पे लूंगा, सिंपल सी बात है, ओके, सीधा ओरिजिनली ड्यू फ्रॉम, ओके, 20th में से लेके 20th 10, ओके। तो आज मई में आ जाएंगे कितने, ओके, 11 दिन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो भी है इसको ऐड करो, वो दिन यहाँ पे आ जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली हो जाएगा आपका, ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेट, ठीक है, दैट्स इट। मेजरली इंपॉर्टेंट ये होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग ही होता है, ओके। एंडिंग में हम लोग ऑब्वियसली क्या है 2010 लेंगे, बिकॉज दैट इज अ डिलेड डे, और यहाँ पे ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, तो सिंपल सी बात है, ओके, 11 दिन बचेंगे मई में, 31 माइनस 20, ओके, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ क्या है, छोटी छोटी है जो आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है, इसमें सिंपल क्लैरिटी रखो, राइट। अभी कभी कई बार बच्चे ऐसा आर्ग्यू करते हैं, सर पर वो तो प्रोविजनल असेसमेंट का तो क्या है, गवर्नमेंट ने ही दिया था अपने को रेट। अरे हाँ सही बात है, गवर्नमेंट ने ही दिया था, राइट। तो फिर सर कैसे उस दिन से इंटरेस्ट लगाना चालू कर सकते हो? अरे होगा ही ना बेटा, होगा ही, इंटरेस्ट उसी दिन से लगना शुरू होगा। वरना पब्लिक क्या करेगा पता है, मैं बताता हूँ पब्लिक की क्या मेंटालिटी हो सकती है। जिसको अपना रेट पता भी है ना, फुल कॉन्फिडेंट है वो, ठीक है, कि क्या रेट है उसका, उसके बावजूद वो पी असेसमेंट में जाएगा। और हर वो अपना क्या है, जो कंसाइनमेंट है वो पी असेसमेंट में जाएगा, और फिर फाइनली जब क्या है, ओके, फाइनल असेसमेंट आएगा तब वो पे करेगा डिफरेंशियल अमाउंट। तो ड्यू रियलाइज कि उसको तो इंटरेस्ट लगा ही नहीं उतने बीच के टाइम के लिए, जबकि उसे पता था कि उसका रेट क्या है। उसको पता था 28% ही मेरा रेट है, पता नहीं पीए क्यों दे रहा है 18%। एंड अकॉर्डिंगली क्या है, उसको उतना पीरियड इंटरेस्ट फ्री मिल जाता। यस, जो उसको एक्चुअली पे करना चाहिए था, राइट, 2.8 लाख, वो 1.8 लाख पे करके फ्री हो जाता, और 1 लाख आराम से पे करता। तो गवर्नमेंट चाहता था ऐसा ना हो कि इस सिस्टम का कोई गलत फायदा उठाए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला भैया जो भी डिफरेंशियल होगा उस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा ही समझा जाएगा कि एफ असेसमेंट के तहत जो भी रेट डिसाइड हुआ है वो रेट एक्चुअली ओरिजिनली आपको अप्लाई करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, कि एफ अगर क्या है पीए से कम आता है, तो भैया डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे आपने एक्सेस पैसा ऑलरेडी भर दिया है पीए में, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, पर रिफंड आपको मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ओके, और उसमें भी बेटा रिफंड आपको तभी मिलेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने अप्लाई किया, उसके 60 दिन के अंदर रिफंड आपको प्रोसेस होके नहीं मिला, तो 61st डे से क्या है, रिफंड शुरू होगा अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, ठीक है। दैट्स इट। तो ये चीज़ कि एफ ऑर्डर आएगा, फिर आप क्या है रिफंड एप्लीकेशन करोगे, रिफंड एप्लीकेशन के 60 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद 61st डे से शुरू होगा मीटर, ये सीन, और फिर अप टू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। पर कितना मिलेगा, सिर्फ 6%। तो बहुत मोहलत ली है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स स्क्रूटिनी, ठीक है। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स में क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। दोस्तों स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स में, ओके, समझिए वो क्या रहा है, आपने सप्लाई किया होगा अपने रिटर्न्स फाइल के, उस रिटर्न्स को जब देखा प्रॉपर ऑफिसर ने, तो उनको लगा यार कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है भाई, राइट। ये 1 3B से मैच क्यों नहीं हो रहा है, अरे ये 2B का डेटा 3B से मैच नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है भाई। हाँ, तो आपने वो डिस्क्रिपेंसी लिख के दी असेसी को, टैक्स पेयर को, कि यार ये डिस्क्रिपेंसी है, इसका आंसर दो। तो देखो, अगर उसका रिप्लाई आया तो वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं ठीक है डिस्क्रिपेंसी थी पर उसका कोई लॉजिक है, उसका कोई रीज़न है जो सही है, तो फिर ठीक है, बात वहीं से मिट जाएगी। बट वो एक्सप्लेन करता है पर इसको कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता, बोला क्या कुछ भी अप्पा डप्पा चप्पा कुछ भी बोल रहा है भाई, क्लियर कट दिख रहा है क्या ITC अवेलेबल है 10 लाख, हाँ 2B में, और तूने 12 लाख लिया है वहां पे, कैसे 2 लाख ज्यादा ले लिया, नॉन सेंस। तो फिर चलो वो आर्ग्यूमेंट करने के बाद असेसी समझ जाता है कि यार गलती मेरी ही है, और उस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करके टैक्स पे कर लेते हैं, और इन्फॉर्म कर देता है ये प्रॉपर ऑफिसर को कि मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। तो फिर खत्म बात, मैटर वहीं सुलझ जाएगा। मैटर आगे तब बढ़ेगा जब टैक्स पेयर ना तो अपनी डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर रहा, या फिर एक्सेप्ट करने के बावजूद उसे करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहा, यानी टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहा। तब गवर्नमेंट का सटकेगा, बोला भाई क्या कर रहा है यार तू, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, अच्छा एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, एक्सेप्ट, एक तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, पहला मुद्दा ये, केस 1। केस 2, अरे एक्सेप्ट किया है तूने पर टैक्स पे नहीं कर रहा, क्या कर रहा है भाई। अब तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा बस, क्योंकि तेरे पास ना सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है, और बस
बिना बात का बोल रहा है नहीं 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 कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अरे तो एक्सप्लेन करना भाई, एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहा है तू। और दूसरा केस है कि तू मान लिया है तूने कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, फिर गलती का क्या, सॉरी बोल के खत्म। अरे भाई टैक्स पे करो उसका, इंटरेस्ट पे करो, पेनल्टी पे करो उसका, नहीं ठीक है चलो। तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि भैया उसका ऑडिट होगा या फिर उसका स्पेशल ऑडिट होगा। स्पेशली अगर असिस्टेंट कमिश्नर को लगा कि कॉम्प्लेक्सिटी है केस में, तो कमिश्नर को बैठा के सीए सीएमए को अपॉइंट करेगा और इसका स्पेशल ऑडिट करवाएगा। या फिर दया को बुला के इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर होगा। या फिर सीधा बेटा हम लोग प्रोसीडिंग्स शुरू कर देंगे 73 74 की, जहाँ पे पहले डिमांड करेंगे और फिर आपसे वो ही टैक्स रिकवर करेंगे। फिर मैं देखता हूँ 3 महीने के अंदर तू पे नहीं करता, देखता हूँ, सीधा बिकवाऊंगा बेटा, कंगन ही बिकेंगे सीधा बेटा, याद रखना, ठीक है। यस, ये केस। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। इसका शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको बस क्या है, ये चीज़ जो बोली है मैंने वो लिख के आ जानी है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 62 63। अब 62 63 आर क्लासिक केसेस ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के असेसमेंट में ही लिखा है बेस्ट जजमेंट, यानी बेस्ट जजमेंट दैट इज टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, राइट, ओके। तो प्रॉपर ऑफिसर अपना दिमाग कब लगाएगा, जब टैक्स पेयर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जब उसको जो अपॉर्चुनिटी दी है सेल्फ असेसमेंट की, वो सेल्फ असेसमेंट वो नहीं करेगा। कैसे, केस नंबर 1, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। भाई तेरे तूने गुनाह किया है, तो तेरा काम क्या है कि तू रिटर्न फाइल करे ना, हिसाब किताब दिखाए कि क्या आउटपुट टैक्स है, क्या है टीसी। तू रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है, राइट। अंडर सेक्शन 39, अंडर सेक्शन 45, ये दोनों की ही बात की और किसी रिटर्न की बात नहीं है। 39 में अपना 3B आ गया, समझा, 3B आ गया, और कॉम्पो टैक्स पेयर के लिए 4 आ गया, एनआरटीपी के लिए 5 आ गया, ठीक है। तू रिटर्न फाइल नहीं कर रहा यार, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या समरी है तेरे टैक्स लायबिलिटी का, तूने सेल्फ असेस ही नहीं किया उसको। अच्छा 45 फाइनल रिटर्न है, अरे तेरा कैंसिल हो गया आरसी, तो बता ना अभी स्टॉक में कितना एटीसी था, रिवर्स कर उसको। तू पे ही नहीं कर रहा है, बता ही नहीं रहा हिसाब किताब। तो व्हेन द बॉल वाज इन योर कोर्ट यू डिड नॉट डू एनीथिंग। तो मैंने क्या किया, एक लास्ट वार्निंग के तौर पे तेरे को नोटिस भेजा सेक्शन 46 के तहत, रिमाइंडर नोटिस कि यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न, कृपया करके प्लीज फाइल करो। पर तूने उस नोटिस को भी क्या इग्नोर किया, 15 दिन की मोहलत दी थी कि नोटिस के 15 दिन के अंदर फाइल करो, रिमाइंडर नोटिस के 15 दिन के अंदर फाइल करो, पर नहीं, तूने उसको भी इग्नोर किया। तो फिर तो मुझे दिमाग लगाना ही पड़ेगा अपना, तो फिर मैं मेरे सोर्सेज को इकट्ठा करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल तू कोई फैक्ट्री चला रहा था, तो वहाँ का पावर सप्लाई का क्या है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डेटा कलेक्ट करूँगा, वाटर सप्लाई वाले से करूँगा, इंटरनेट वाले से करूँगा, जीटीए वाले से करूँगा, बैंक से करूँगा, अलग अलग सोर्सेज से मैं डेटा इकट्ठा करूँगा और कंक्लूड करूँगा कि तेरा लायबिलिटी इतना होना चाहिए, क्योंकि तेरा इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ तो तेरा इतना प्रोडक्शन हुआ होगा, तो तेरा इतना सप्लाई हुआ होगा। ये ऐसा हाइपोथेसिस करके मैं एक लायबिलिटी लेके आऊँगा और उस पर तुझे फिर पे करना पड़ेगा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तूने तो दिमाग नहीं लगाया, अब मैं लगाऊंगा, और मैं अगर लगाऊंगा ना तो लायबिलिटी ज्यादा भी हो सकता है, याद रखना। हाँ, यस, समझा। फिर भी एक मौका दे रहा हूं, चल, मैंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, उसके 60 दिन के अंदर विथ एन एक्सटेंशन ऑफ 60 दिन, ओके, 60 डेज विथ एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर 60 डेज। जब ये होता है, ओके, तो फिर क्या, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आप वैलिड रिटर्न फाइल कर दो, ओके, आप वैलिड रिटर्न फाइल कर दो, यस। जो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है उसके 60 दिन के अंदर आप वैलिड रिटर्न फाइल कर दो, 60 डेज प्लस एक्सटेंशन 60 डेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो कर दिया ना आपने, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बावजूद आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया 60 दिन के अंदर, तो भैया टेंशन मत लो जरा भी, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, और आपने जो वैलिड रिटर्न किया अब उसी पे क्या है, स्क्रूटिनी होगा, असेसमेंट होगा। तो जो डेटा
प्रॉपर ऑफिसर ने इकट्ठा किया उसको इग्नोर किया जाएगा, और जो डेटा तूने दिया है उस पे असेस करके फाइनली तेरा लायबिलिटी कंप्यूट किया जाए। दिस इज अ बिग साइ ऑफ रिलीफ फॉर द टैक्स पेयर। ठीक है, यस, ओके। और याद रखना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का डेडलाइन कब है, कब तक कर सकता है वो, तो विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ओके, फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच टैक्स नॉट पेड रिलेट्स टू। ओके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, तो लेट्स से टैक्स नॉट पेड इज विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2021, तो भैया उसका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, तो बोला 31/12/21, तो बोला वहाँ से 5 साल कितना होता है, तो बोला 31/12/26, ये है, समझा, यस। तो ये ड्यू डेट है ऑफ पासिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, समझा ना बेटा, यस, दैट्स इट, बस इतना बोलना चाहता था, राइट। तो बराबर से क्या है याद रखना, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में सेल्फ असेस तूने किया नहीं था 3B, या फिर ओके अपना सेक्शन 45 के तहत फाइनल रिटर्न, ठीक है, GSTR 10 बोलते हैं उसको, ठीक है, तो भैया मैं सेक्शन 46 के तहत नोटिस भेजूंगा, तूने विद इन 15 days यहाँ पे भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो मैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर दूंगा। उसके विद इन 60 days प्लस एक्सटेंशन 60 days अगर तू फाइल कर देता है वैलिड रिटर्न, तो भैया मैंने जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया था वो हो जाएगा विड्रॉ, और तूने जो क्या है फाइल किया है वैलिड रिटर्न, उसके बेसिस पे होगा असेसमेंट। ठीक है, डन। बस तुझे फिर फाइनली याद रखना है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का ड्यू डेट क्या होगा। ठीक है, दैट्स इट, डन। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, नॉन फाइलर्स हो गया अपना, परफेक्ट। तो दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 63 अनरजिस्टर्ड पर्सन का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट क्यों लगा रहा है, बिकॉज असेसी ने खुद ने अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं किया। आप समझो जो बंदा 20 लाख एक्सीड कर चुका है, लेट्स से अप्रैल में बिजनेस शुरू किया था और अक्टूबर में उसने एक्सीड कर दिया है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक उसको पे करना चाहिए था टैक्स आफ्टर रजिस्ट्री, पर उसने नहीं किया है। तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगा, बोलेगा कि भाई मैं मेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यूज करूंगा और तेरा लाइबिलिटी डिटरमाइन करूंगा फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, चल पे कर अब। ठीक है, तो तेरे को बकायदा क्या है SCN भेजा जाएगा, इसका रिप्लाई तुझे 15 दिन के अंदर देना है। सही लगा तो ठीक, नहीं सही लगा तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर ही पास करेगा, और ये रिवोक नहीं होगा, याद रखना ये रिवोक नहीं होगा, बिकॉज इसमें रिटर्न्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें तो तू रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जो क्या है ऑर्डर है वो है पत्थर की लकीर, चुपचाप पे करो या फिर अपील करो, सिंपल। ठीक है, मैटर सीधा क्लोज, कुछ यहाँ पे विड्रॉ नहीं होगा अनलाइक ऊपर। ठीक है, डन। और यहाँ पे भी ड्यू डेट वही है दोस्तों, विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न टू सच टैक्स नॉट पेड रिलेट्स टू। ठीक है, ओके दोस्तों, बात करते हैं सेक्शन 64 की। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अगर कोई टैक्स पेयर, कोई पर्टिकुलर टैक्स पेयर है, ठीक है, उसका टैक्स लाइबिलिटी रिकवर करने में थोड़ी सी भी अगर हम लोगों ने डिले की तो भैया ये हाथ से चला जाएगा। ओके, एंड दिस विल एडवर्सली इफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर वो सीधा पास कर सकता है समरी असेसमेंट ऑर्डर, ओके, ऑन द स्पॉट। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कई बार कि समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया पर वो जल्दबाजी में कर दिया, और खुद एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को लगता है कि यार ये कुछ तो घपला किया है यार, यहाँ पे ये ऑर्डर सही नहीं पास किया, इट इज़ एरेनियस। यानी काम करते हैं चुपचाप अपन या 73-74 के प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देते हैं, बिकॉज ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने एराटिक ऑर्डर पास कर दिया, गलत ऑर्डर पास कर दिया जो एसएससी डिजर्व नहीं करता। तो पहले उसको क्या शो कॉज भेजते, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते, फिर अपन आराम से क्या सब फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद ऑर्डर पास करेंगे, तब वो क्या है समरी असेसमेंट विड्रॉ हो सकता है। या फिर
okay, on an application filed by taxable person for withdrawal of summary assessment order within 30 days from the date of receipt of order. तो टैक्सेबल पर्सन खुद अप्लाई करता है कि प्लीज ये समरी असेसमेंट का ऑर्डर क्या है, रिवोक कर लो, विड्रॉ कर लो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो रिटर्न फाइल करवाने करवा दो भाई, मैं रेडी हूँ, ठीक है, पर प्लीज इसको विड्रॉ करो। तो 30 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन करता है तो भी क्या है, डेफिनेटली वो ओके, क्लियरली माय डियर फ्रेंड समरी असेसमेंट का ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। पर अथॉरिटी किसके पास है, एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट है, इफ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट असर्टेनेबल एंड सच लायबिलिटी पर्टेन्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स, person in charge of such taxable goods shall be considered as the person liable to be assessed। तो आज सिंपल सी बात है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर को पकड़ा जाता है विद गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट इनवॉइस, तो फिर गवर्नमेंट ऐसा ही बोलता है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर वो ट्रांसपोर्टर वो टैक्सेबल पर्सन का नाम नहीं देता जिसके गुड्स है, तो वो ट्रांसपोर्टर को ही डीम्ड समझ लेंगे हम कि वो ही ओनर ऑफ गुड्स है, और उसी पे क्या है, असेसमेंट पूरा कंप्लीट हो, उसी को उसका टैक्स लायबिलिटी भी, उस गुड्स का टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज ओके, पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी लायबल टू बी असेस्ड, ठीक है, डन। ये बात हो गई है विद रिस्पेक्ट टू समरी असेसमेंट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑडिट एंड असेसमेंट पूरा हो। देखो इसमें वेरी लाइकली है कि क्वेश्चन प्रोविजनल असेसमेंट पे पूछा जाए और एमसीक्यू में स्पेसिफिकली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे पूछा जाए। उसमें भी दोस्तों ये रिसेंट अमेंडमेंट आया है कि 60 डेज का टाइम लिमिट तो कतई भूलना मत विद रिस्पेक्ट टू नॉन फाइलेंस ऑफ रिटर्न, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अभी एक नया चैप्टर जिसका नाम है पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर भी जो दारोमदार है वो जॉइंट कमिश्नर को क्या है दिया गया है, एंड जॉइंट कमिश्नर को अगर लगता है इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव कि बॉस कोई टैक्सेबल पर्सन है जिसने अपना टर्नओवर सप्रेस किया, या फिर अपना स्टॉक सप्रेस किया, या फिर उसने बहुत ज़्यादा आईटीसी ले लिया है जितना उसको एक्चुअली लेना चाहिए था उससे कई ज़्यादा, या फिर वो कॉन्ट्रावेंशन पे कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है टू इवेट टैक्स लाइक इशूइंग फेक इनवॉइसेस, या फिर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइसेस, राइट, ऐसा सब काम कर रहा है। या फिर कोई वेयर हाउस कीपर है या ट्रांसपोर्टर है जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी इस तरह से बनाई है दैट इट्स लाइकली टू इवेट टैक्स, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स ओके, ही कैन गो अहेड एंड कैरी आउट इंस्पेक्शन, ओके। और वो इंस्पेक्शन जो है माय डियर फ्रेंड्स किसका प्लेस ऑफ बिजनेस में करके जाएगा, टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसपोर्टर एंड ओनर ऑफ वेयर हाउस, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट था जो आपको समझना है। ये जॉइंट कमिश्नर को अगर रीजन टू बिलीव हुआ, रीजन टू बिलीव क्या कि भैया इसने टैक्सेबल पर्सन ने ये किया वो किया फलाना किया, ट्रांसपोर्टर वेयर हाउस ने ये किया वो किया, दैट इज लाइकली टू इवेट टैक्स, दैट विल कल्मिनेट इनटू इंस्पेक्शन, ओके। और जैसी क्या है वो इंस्पेक्शन करने जा रहा है, देखो वो डमी बायर के फॉर्म में भी जा सकता है, और वही 67(12) में लिखा है कि बेरूपिया बन के जाएगा, डमी बायर बन के जाएगा टू वेरीफाई द जीएसटी कंप्लायंसेस, कि ये जो सेलर है, सप्लायर है अपना, वो बराबर से कंप्लायंसेस कर रहा है कि नहीं। तो वही क्या है ऐसा बोलेगा, एक काम कर रहा मेरे को ये गुड्स दे देना, इनवॉइस नहीं चाहिए तो जीएसटी मत लगाना, हाँ तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, यस। तो अगर वो मान जाता है तो रंगे हाथ उसको पकड़ेंगे कि अच्छा ऐसा करता है, तो हाँ इनवॉइस इशू नहीं करता है, नॉनसेंस, तेरे को रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने, रंगे हाथ। इस तरह से क्या हो सकता है, पर याद रखना जब ये रंगे हाथ पकड़ लेता है तो फिर मेरे को तो गुड्स का ज़रूरत था नहीं, मैंने तो ऐसे डमी बायर बाय किया, तो मैं उसे ओके रिटर्न करके वो पैसा वापस ले सकता हूँ, समझा ना। वो फिर वहाँ पे सप्लायर ऐसा नहीं बोल सकता है कि भैया कस्टमर इज द किंग एंड किंग नेवर रिटर्न गुड्स, दे ऑलवेज वंस टेकन फॉर ऑल, ऐसा करके कुछ बोलेगा तो नहीं चलेगा बॉस। चुपचाप उसे वापस लेना पड़ेगा गुड्स, और मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का यार, मेरा यानी कि डिपार्टमेंट का बंदा ही डमी बायर था ना भाई, यस।
तो आज याद रखना, कमिश्नर में बिकम अ डमी बायर हु परचेजेस गुड्स और सर्विस टू वेरीफाई जीएसटी कंप्लायंसेस बाय द सप्लायर. इन सच केस अमाउंट पेड टुवर्ड्स गुड्स शैल बी रिफंडेबल. अमाउंट पेड टुवर्ड्स गुड्स, ओके, एंड नॉट टुवर्ड्स सर्विस. क्योंकि सर्विस तो कंज्यूम कर लिया ना भाई. आप फॉर एग्जांपल आप कोई सैलून में गए, आपको उसका जीएसटी कंप्लायंसेस चेक करना था, आपने बाल कटाया और बोला अरे छोड़ो ना, जीएसटी वीएसटी क्या लगाते हो, छोड़ो ना भाई, मेरे को बिल विल भी नहीं चाहिए, और उसने बिल नहीं दिया और जीएसटी भी नहीं लगाया, तो आप उसे रंगे हाथ तो पकड़ लोगे. पर आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये बाल काटने का पैसा ओके मुझे वापस दे. नहीं भाई, तूने कटवा दिया, सर्विस ले लिया है, कंज्यूम हो चुका है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा. ठीक है, याद रखना ये चीज़. नेक्स्ट इज, जैसे ही क्या है वो इंस्पेक्शन करने जाता है, ठीक है, परसुएंट टू दैट इंस्पेक्शन, ओके, वो इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उसके पास वापस एक रीजन टू बिलीव आता है, क्या क्या आइदर गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन या फिर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सीक्रेटेड, छुपाए गए, राइट, ओके. और छुपाता क्यों है आदमी? क्योंकि उसने ऑब्वियसली क्या है, कोई गुनाह किया होता है. क्या गुनाह है? टू इवेड टैक्स. तो दोनों में से कोई भी एक अगर रीजन टू बिलीव है तो फिर ये इंस्पेक्शन जो है आगे आगे तब्दील होगा इनटू सर्च एंड सीजर. यस, तो जेसी में कैरी आउट सर्च एंड सीजर इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, या फिर क्या है, बुक्स यूजफुल आर सीक्रेटेड. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द सर्च द पीओ शैल हैव द पावर to either okay seal, break, open the door, almirah, electronic device box in which goods documents are suspect to have been concealed. दया दरवाजा तोड़ दो, इन शॉर्ट. ठीक है. यस. अब यहाँ पे ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द सीजर, ओके, वाइल फॉलोइंग द प्रोसीजर, ऐसा भी होता है कि देर आर फ्यू गुड्स विच आर प्रैक्टिकल टू सीज एंड देर आर फ्यू गुड्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल टू सीज, लाइक प्लांट एंड मशीनरी. तो जो प्रैक्टिकल टू सीज है उसको सीज करके क्या डिपार्टमेंट लेके आओ. ठीक है. अच्छा, पर जो हजार्डियस और पेरिशेबल गुड्स है उसको आप क्या है डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो एज सुन एज ही मे क्लियर फिट आफ्टर द सीजर. ठीक है. सेकेंड क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिकल नहीं है सीज करना, तो उसको क्या करेंगे, उसी के गोडाउन में, उसी के फैक्ट्री में अपन क्या कर देंगे भैया, सील लगा देंगे और एक ऑर्डर पास कर देंगे कि यू डू नॉट हैव द परमिशन टू डील विद दिस गुड्स, ओके, विदाउट माय परमिशन. ठीक है. तो जब तक मैं परमिशन नहीं, ये गुड्स को हाथ मत लगाना, ना इसको बेचना, ना इसको ट्रांसपोर्ट करना, कुछ भी करना, जो भी करना मुझे पूछ कर ही करना. ठीक है. यस. ओके. फिर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल रिलीज. अब देखो, अब सीज करके लेके आया तो उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, पर रिलीज करने से पहले ओके आपको भेजना पड़ेगा उसको शो कॉज, दैट शो मी द कॉज दैट द गुड्स दैट हैव बीन सीज्ड, व्हाई आर दे नॉट लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, व्हाई आर यू नॉट लायबल टू पे दिस टैक्स, दिस इंटरेस्ट पेनल्टी. आपको ये बकायदा भेजना पड़ेगा उसको. और वो कैसे भेजेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने इकट्ठा की है उसमें से उसको एनालाइज करके आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि उसने उसके रिटर्न्स फाइल की है कि नहीं, टैक्स पे किया है कि नहीं. और वहां पे अगर वो दोषी पाया जाता है तो शो कॉज बनेगा लंबा खासा, वो आप उसको इशू करो. समझा? क्योंकि देखो केस तभी बनेगा आगे, वरना फिर क्या होगा, वो बोलेगा साले तू सीज करके लेके गया मेरा गुड्स, हाँ, और अब तक तूने शो कॉज भी नहीं भेजा, कर क्या रहा है गुड्स के साथ, हाँ. तो अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर और तूने शो कॉज अब तक नहीं भेजा तो तेरे को गुड्स रिलीज करना ही पड़ेगा. सिंपल. क्योंकि तू कोई केस ही नहीं बना पाया उसके अगेंस्ट, या 6 महीना लग गया तेरे को ये बताने के लिए कि कितना टैक्स पेबल है उसका. तो ये गवर्नमेंट ने थोड़ा जो प्रोविजन है एसएससी के लिए बना है कि उसको परेशानी ना हो. तो 6 महीने के अंदर एससीएन भेज दिया तो ठीक है. ठीक है. अगर नहीं भेजा तो आपको वापस रिलीज करके गुड्स उसको वापस देना पड़ेगा. ओके. तो वेयर no SCN is issued with respect to seized goods within 6 months from the date of seizure, extension another 6 months, the goods shall be returned. But if SCN is issued, then okay, that seizure will continue and go ahead, and the goods might also be liable for confiscation. ठीक है. Yes. Next my dear friends is in case where documents and books are seized. तो यहाँ पे भी एक क्लॉज है जो बोलता है कि बॉस
इफ द डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स विच कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, राइट। तो ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग क्या है, अभी हड़बड़ी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आते, तो पता चला उसमें उसके बच्चों की क्या है, बाल भारती की किताबें हैं, उसमें उसकी भी कुछ ऐसी क्या है, कंटेंशनल किताबें हैं जिनको रीड करके कोई फायदा नहीं। ओके, तो वो दे के नॉट बी रिलाइड अपॉन, तो उसको वापस कर दो। तो कितने दिन में वापस करना है, तो बोला है इन दैट केस इट शैल बी रिटर्न टू सच पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ SCN। सिंपल, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि अगर वो रिलाइड अपॉन है, आपको लगता है कि उससे मैं टैक्स लाइबिलिटी मेरी डिड्यूस कर सकता हूँ, तो फिर उसको रखो अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज इसके अंदर दो एक और दो एंगल है जो मुझे क्या है बताने थे। ओके, पहला था ये कि व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर। तो सबसे पहला है ये कि सीज्ड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ a certain days or months that are prescribed, and what is prescribed 6 months, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा आप हमारे कुछ सीज करके मत रखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओके, जो भी क्या है डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हो उसकी फोटो कॉपी निकालने का हक वो टैक्स पेयर को है। तो फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी टेकन बाय द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडीज द डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड। Third is, for seized goods, if notice is not issued within 6 months, the goods will be released and given back to the person, okay, जिसके आपने goods seize किए थे, ठीक है। And last is, certain specified category of goods such as perishable या फिर क्या है hazardous can be disposed of immediately after a seizure, क्योंकि अगर seizure के बाद मैंने dispose of नहीं किया तो होगा क्या, goods भी नहीं बिकेगा और मुझे टैक्स भी नहीं मिलेगा, बिकॉज असेसी तो यही बोलेगा भाई तू गुड्स लेके गए, अभी वो हजार्डियस था या पेरिशेबल था तो उसका तो क्या वैल्यू जीरो हो गया, और लेके तू गया था, मैंने बोला था मेरे पास रख, मैं बेच के तेरे को पैसा दे देता हूँ, पर तू खुद लेके, अब तू उसको बेच भी नहीं पाया तो क्या मतलब, क्योंकि तुझे असेसी तो टैक्स मिलेगा नहीं, बिकॉज असेसी तुझे गुड्स मिल गए। तो डिपार्टमेंट सीधा क्या करेगा, उसे बेच खाए, सो दैट वो अपना टैक्स रिकवर कर सके, ठीक है, डन। दूसरा एक और चीज था जो क्या है मुझे बताना था, यस, सर्च वारंट जो है, सर्च एंड सीजर का जो सर्च वारंट है, ओके, उसके बारे में बोलना था, उसके कंटेंट के बारे में बोलना था, ओके। तो आज द रिटन अथॉरिटी टू कंडक्ट सर्च इज जनरली कॉल्ड सर्च वारंट। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू सर्च वारंट इज बेसिकली ऑफिसर ऑफ एनी रैंक ऑफ जेसी और अबव, ठीक है। अब इसके अंदर आएगा क्या, तो ऑब्वियसली सबसे पहला आएगा क्या कि भैया तूने क्या वायलेशन किया जिसके कारण ये सर्च हो रहा, ओके, किसकी प्रीमाइसिस, ओके, सर्च होने वाली है उसका डेट क्या है, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू ऑफ सर्च वारंट। अच्छा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन है, ओके, जिसने ऑथोराइज किया है, उसका नेम एंड डेजिग्नेशन। अच्छा, नेम एंड डेजिग्नेशन जो एक्चुअली क्या है, ओके, ये सर्च कंडक्ट करने वाला है, सीरियल नंबर ऑफ द सर्च वारंट एंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, दैट्स इट, ओके, डन। तो सबसे पहला है द वायलेशन, कि तूने क्या कांड किया, फिर उसका प्रेमाइसिस, फिर उसका डेट एंड टाइम ऑफ, सॉरी, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू। अच्छा, ऑथोराइजिंग ऑफिसर कौन है, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन ऑथोराइज्ड फॉर सर्च, द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी विद फुल डेजिग्नेशन। तो एक है जिसने क्या है इशू किया है ये वारंट, एक है जो ऑथोराइज्ड है टू कंडक्ट दैट सर्च, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स serial number of search warrant, and then is period of validity, okay, of the search warrant। ये सब क्या है कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू सर्च वारंट माय डियर फ्रेंड्स, जो डेफिनेटली उसके अंदर लिखे जाएंगे। ये भी क्या है क्वेश्चन आया था, इसीलिए करवा रहा हूँ, सो दैट क्या है आपको फुल क्लैरिटी आ जाए कि भैया क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते। परफेक्ट, यस, डन। अच्छा, अरेस्ट के रिलेशन में दोस्तों क्या है, एक और प्रोविजन है, सेफगार्ड्स फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। सबसे पहले तो आपको ये लिखना चाहिए कि अरेस्ट कब होगा। तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने ये रिवीजन कर लिया है सेक्शन 69 के तहत, ठीक है। अरेस्ट कब होगा, अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो 132(1) A B C D का,
okay, where the tax amount involved is greater than 2 crores, तो डेफिनेटली क्या है, अरेस्ट हो सकता है। अब इसमें सेफगार्ड क्या है, सेफगार्ड ये है कि जो भी पर्सन अरेस्ट होता है उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। ठीक है, कब? सिंपल सी बात है, व्हेन इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इफ द पर्सन इज अरेस्टेड फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस 24 घंटे के अंदर, ओके, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट उसको आपको क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, राइटिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। Second, if a person is arrested for non-cognizable offense and a bailable offense, ठीक है, तो deputy commissioner and assistant commissioner can release him on bail and he will be subject to same provisions as officer in charge of a police station। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर बेल दे सकते हैं। ठीक है, डन। एंड लास्ट इज ऑल अरेस्ट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिलेटिंग टू सच अरेस्ट। ठीक है, डन। तो ये पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। अब दोस्तों सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है, पावर टू समन, access to business premises and officers to assist proper officers। yes, let me tell you about this कि आज प्रॉपर ऑफिसर जब इस तरह की इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर वाली रेड मारता है तो कौन कौन उसे हेल्प कर सकता है? पहले तो वहाँ की लोकल पुलिस, वहाँ का रेलवे डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंगेज्ड इन कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कलेक्शन इन लैंड रेवेन्यू यानी कि अपने आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, ओके, विलेज ऑफिसर्स एंड एनी अदर क्लास ऑफिसर्स। तो पहले याद करो आप किसको? पुलिस को, फिर रेलवे को, फिर कस्टम्स को, फिर जीएसटी ऑफिसर्स को, फिर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को। सिंपल, ठीक है, डन। ये भी क्या है, आया था, इस क्वेश्चन आया था, काफी अनएक्सपेक्टेड था ये, पर एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आया था कि विच आर द ऑफिसर्स दैट असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर व्हाइल डूइंग इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। वेरी अनएक्सपेक्टेड, राइट, छोड़ के ही जाते लोग इसको, बट आ गया था। ओके दोस्तों, सेक्शन 70 की अगर बात करें तो बात हो रही है पावर टू समन की। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट ये है कि भैया कौन सी सिचुएशन में समन किया जाएगा, कि आज अगर इंक्वायरी के वक्त डिपार्टमेंट को अगर लगता है, एक प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई ये बंदे को समन करो, इससे पूछताछ करो और इससे एविडेंस गैदर करो, तो आपको अगर समन किया जाता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज बीन समन्ड is that you have to appear, you are legally bound to appear when you are summoned either in person or through authorized representative। you cannot say कि नहीं एक्चुअली आज मैं डेट पे जा रहा हूँ, या आज सॉरी मैं बिजी हूँ थोड़ा, मेरे बॉस ने मेरे को छोड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो आप भाई, जाना ही पड़ेगा आपको जख मार के। ठीक है, और जो भी क्या है, ओके, वो पूछ रहा है पहले तो सच बताओ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स, ओके, या कोई भी एविडेंस वो बोल रहा है कि मेरे को ये चाहिए, तो लाके दो भाई, क्वेश्चन मत करो उसको। ठीक है, यस। अच्छा, एक और चीज है, तो गवर्नमेंट ने है ना प्रिकॉशंस भी डाले हैं, ओके, ऑन प्रॉपर ऑफिसर वाइल ही समन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रॉपर ऑफिसर को भी हिदायत दी गई है कि तू लोगों को बुला बुला के परेशान मत कर भाई। हाँ, ये प्रिकॉशंस को पहले ध्यान रख और उसके बाद समन करना किसी को। Those precautions are as follows। सबसे पहला, a summon should not be issued for appearance where it is not justified। तभी करो जब justified है। The power to summon can be exercised only when there is an inquiry being undertaken and attendance of the person is considered necessary। फिर टाइम पास के लिए मत बुलाओ भाई, तेरा दोस्त नहीं है, ओके, किसी कंपनी का एमडी है, सीईओ है, सीएफ है, उसको बहुत काम है भाई। नॉर्मली समन शुड नॉट बी इशूड रिपीटेडली। बार बार बुला रहे हो, अरे बार बार बुला रहे हो क्या है भाई, है? अरे सब काम धंधा छोड़ के आएगा क्या वो तेरे लिए? जो भी है एक टाइम में बुलाओ और पूछताछ करके जो भी है उसको खत्म करो। कि as far as practicable the statement of accused or witness should be recorded in minimum number of appearances। Next, the time of appearance given in summons should be respected and no person should be made to wait for long hours before his statement is recorded except when it is decided very consciously as a matter of strategy। तो यार
बुला के वेट करवा रहे हो। अरे भाई वो मुकेश अंबानी है, क्या कर रहे हो आप? उसका एक एक मिनट के टाइम का वैल्यू है, और उसको आप क्या है 2-2 3-3 दिन तक क्या वेट करवा रहे हो कि बैठ बाहर बैठ। तो अनलेस एंड अनटिल इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी जहां पे आपको कुछ उगलवाना है बाई फ्रस्ट्रेटिंग हिम, प्लीज डोंट डू दिस। सीधा टाइम पे क्या है जो है वो टाइम पे क्या है मीटिंग चालू करो, खत्म करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्रिफरेबली स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। However, an exception could be made regarding the time and place of recording statement having regard to facts in case। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, जो भी क्या है स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड होने चाहिए एंड वो ऑफिस आवर्स में ही रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, ये प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये चीज़ें आप याद रखो। ठीक है, कौन सी ये 4 चीज़ें? सबसे पहले तो जब ओके नेसेसरी है तभी बुलाओ, ऐसे ही टाइम पास के लिए मत बुलाओ। ओके, इट शुड बी जस्टिफाइड। सेकेंड, मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, बार बार रिपीटेडली बुला रहे हो, सब काम धंधा छोड़ के आएगा क्या वो? थर्ड, जो टाइम पे बोला वो टाइम पे चालू करो, लॉन्ग आवर्स तक वेट मत करो अनलेस इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, कि आपको कुछ उगलवाना है उससे। चौथा, वेरी सिंपल, स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली इन ऑफिस आवर्स। सिंपल, ये प्रिकॉशंस प्लीज याद रखो प्रॉपर ऑफिसर जब आप किसी को समन के लिए बुला रहे। ओके, ये 4 पॉइंट्स ऐड कर देना अपनी चार्ट बुक में, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और जगह भी है आपको। अरे है ना बेटा, पेज नंबर 67 पे, यहाँ पे देखो ना, जगह ही जगह है। ठीक है, अरे जगह बेटा बनती नहीं, बनानी पड़ती है, याद रखो हमेशा। ठीक है, गॉट इट। नीचे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लिख लो। ओके, लास्ट सेक्शन 71 क्या है दोस्तों? एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस। Authorized officer can have access to any business premises for the purpose of inquiry. He can inspect books of accounts, documents, computers and softwares। ठीक है, person in charge of property shall furnish following records to CACMA audit party। तो CACMA ओके अगर मांगते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या फिर स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो दे देना चुपचाप। ठीक है, अच्छा एक्सेस आपसे मांगे अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर का, वो भी दे देना क्योंकि उनके पास हक है। समझा, कि वो ये सब चीज़ों को देखे, चेक करे और फिर डिटरमाइन करे कि भैया तुमने टैक्स इवेड किया है कि नहीं। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, डन। यहाँ पे खत्म होता है आपका पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। एक बार फटाफट से दोस्तों 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, चलो फटाफट से। सबसे पहले ओके, इंस्पेक्शन की बात आती है तो आज जेसी है, जॉइंट कमिश्नर है, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि टैक्सेबल पर्सन का या तो टर्नओवर सप्रेस हुआ है, या तो स्टॉक सप्रेस हुआ है, या फिर आईटीसी बहुत ज़्यादा ले लिया, या फिर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है लॉ में विच इज़ टू इवेट टैक्स। वेयर हाउस या ट्रांसपोर्टर ने बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरह से क्या है मेंटेन की है विच इज़ लाइकली टू इवेट टैक्स। तो भैया क्या होगा, इंस्पेक्शन क्या किसका, प्लेस ऑफ बिजनेस, टैक्सेबल पर्सन का, वेयर हाउस कीपर का या फिर ट्रांसपोर्टर का। अच्छा, इंस्पेक्शन करने के दरमियान अगर उसे लगता है कि भैया ही हैज़ इनफ रीजन टू बिलीव कि गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन या डॉक्यूमेंट्स ओके आर सीक्रेटेड, तो फिर डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स वो आगे बढ़ेगा और सर्च एंड सीजर को एक्टिवेट कर देगा। ओके अच्छा, सर्च सर्च एंड सीजर में बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है कि वो ओपन कर सकता है कोई भी बॉक्स, कोई भी डोर, कोई भी अलमीरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जहाँ पे उसे लगता है कि कोई भी क्या है डॉक्यूमेंट्स या गुड्स को छुपाया गया है, कंसील किया गया है। ओके, दूसरा माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि आज जब भी सीजर होता है वो या तो प्रैक्टिकल है या तो नॉन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकेबल है तो उसमें अगर हजार्डियस या पेरिशेबल है तो भैया उसको सीज करने के बाद तुरंत ही क्या बेच खाओ, सो दैट आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर कर सको। नॉन प्रैक्टिकेबल है तो उसको सील लगा दो और वहाँ पे ओके एक ऑर्डर लगा दो जो बोल दे कि भैया इसके साथ अगर डील करना है तो यू विल हैव टू आस्क द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। नेक्स्ट, इसका फाइनल रिलीज कब होगा माय डियर फ्रेंड्स? सीज कर दिया 6 महीने के अंदर एससीएन भेज दो। ठीक है, एससीएन अगर नहीं भेज पाए तो आपको रिलीज करना पड़ेगा वो गुड्स और देना पड़ेगा जहां से सीज करके लेके आए हो। डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है भैया? जो रिलायबल है अपने पास रखो सो दैट आपको उसको लायबिलिटी डिड्यूस करने में मदद करे, पर जो रिलायबल नहीं है एससीएन के 30 डेज के अंदर वापस कर दो, खत्म बात। अच्छा, सर्च एंड सीजर में, सर्च वारंट में दोस्तों याद रखना ओके आपको पता ही है ओके जॉइंट कमिश्नर ही क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये वारंट इशू करेगा
इसका कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या वॉयलेशन किया है, ओके। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, अच्छा जो बेसिकली ऑथोराइज्ड ऑफिसर ये कंडक्ट करने के लिए सर्च, वो कौन है, डेट और क्या है इसका, प्लेस क्या है, अच्छा प्रीमाइसिस कौन सी है ये, सीरियल नंबर क्या है, एंड माय डियर फ्रेंड्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज कि भाई सर्च एंड सीजर के सेफगार्ड्स क्या है, तो भैया आज आपको गुड्स वापस करना पड़ेगा विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 6 मंथ्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, जो भी क्या है डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं उसकी फोटो कॉपी क्या है टैक्स पेयर करवा सकता है, ठीक है। एंड लास्ट इज सर्टन स्पेसिफाइड गुड्स जो हजार्डियस या पेरिशेबल है उसको आप सीधा क्या है डिस्पोज कर सकते हो एज सुन एज यू सीज देम, ठीक है। नेक्स्ट अरेस्ट के सेफगार्ड्स क्या है, पहले तो अरेस्ट कब होता है, अरेस्ट होता है 132(1) ABCD वेयर द टैक्स इन्वॉल्व इज मोर देन 2 crores। अब अरेस्ट हो गया है उसमें अब आप दिमाग लगाओ क्या, या तो अगर आपका ऑफेंस कॉग्निजिबल है या तो नॉन कॉग्निजिबल है, कॉग्निजिबल है तो 24 घंटे के अंदर आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखने पड़ेंगे और प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो पर्सन को इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर नॉन कॉग्निजिबल है तो भैया डिप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बेल दे सकता है, ओके, वो पर्सन को जो अरेस्ट हुआ है। और इसका जो भी क्या है प्रोसीजर है बेटा वो एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही क्या है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कौन से वो ऑफिसर्स है जो इसको असिस्ट करेंगे ये सब करने के लिए, तो भैया पहले पुलिस को याद करो, फिर रेलवे वाले को याद करो, फिर कस्टम वाले को याद करो, फिर वो ऑफिसर्स को याद करो जो जीएसटी कलेक्शन में मदद करते हैं या लैंड रेवेन्यूज लैंड अरियर्स में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समन, समन का क्या सीन है भाई, अरे आपको अगर बुलाया है तो जाना पड़ेगा, आप लीगली बाउंड हो, ठीक है। यस, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं दे दो, जो भी आपको पूछ रहे हैं सच बताओ। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं डिपार्टमेंट को कि भाई बार बार नहीं बुलाना, मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंस में खत्म करो काम, जस्टिफाइड है नेसेसरी है तभी बुलाओ। थर्ड, ऑफिस आवर्स में स्टेटमेंट ले लो। एंड फोर्थ, लॉन्ग आवर्स के लिए वेट मत करवाओ, चुपचाप टाइम पे चालू करो टाइम पे खत्म करो, एंड ऑफ डिस्कशन, अनलेस ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, डन, ओके, perfect। And last is access to business premises, yes, authorized officer can have access to business premises। उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस है, कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर का है, जो जो पढ़ना है पढ़ो, जो देखना है देखो, बिंदास, ओके। नेक्स्ट इज पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी शैल फर्निश टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट CMA या फिर क्या है ऑडिट पार्टी जो भी असाइंड है, क्या आपका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, आपका इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आपका ट्रायल बैलेंस और आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो देखकर ही तो क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपने टैक्स लायबिलिटी सही पे की है या नहीं, ठीक है। ये सब एस्पेक्ट्स दोस्तों कवर होते हैं इन इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस एंटायर लेक्चर, और आपको अगर ये चारों टॉपिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं देन आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन टाइप थैंक यू इन द कमेंट सेक्शन। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो ये एफर्ट है वो आप तक पहुंचा है और एकदम सही तरीके से पहुंचा है, जहाँ पे जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में टारगेट कर रहा था वो अचीव हो गई है। एंड आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स अगर ये एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर लोगे। आगे आपको कौन सी सीरीज चाहिए, कौन से टॉपिक्स में रिवीजन चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बेधड़क बिंदास लिखिएगा, बिकॉज योर विशेज आर आवर कमांड। एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड्स, आप ही को सर्व करना है और आप ही को एग्जेम्पशन दिलवाना है, तो फिर जो आप बोलेंगे वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे जोश और एंथुजियाज्म के साथ आपको पढ़ाए, बिकॉज दैट इज आवर मोटो माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। Thanks a lot and have a nice day. Adios amigos. Hasta la vista. I'm your tax teacher. See you again. Bye guys.